manual user story to you, है ना, in the middle of night, and also shared one interview questions document, है ना. So please go through it, है ना. Time by time, I will add some more question and answer to that document. So you will get an idea like how many questions you will going to ask or you are going to face in the interview. So let me share my screen and let's start. देखा आप लोगों ने वो डॉक्यूमेंट? किसी ने देखा ये ओपन करके, Yes, है ना? yes, sir. तो दीज आर द की क्वेश्चंस, है ना, कि जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको पूछे जा सकते हैं एंड जिसके आंसर यू शुड नो अबाउट. कुछ जनरलाइज्ड क्वेश्चन होते हैं, है ना, रिलेटेड टू योर प्रोजेक्ट के, लाइक एक्सप्लेन द बिहेवियरल कवरेज टेस्टिंग यू परफॉर्म इन योर प्रोजेक्ट. तो एट दैट टाइम यू कैन टेक एनी एग्जांपल. पहले तो बिहेवियरल की डेफिनेशन बताओ उसे, है ना. उसके बाद आपके प्रोजेक्ट के अंदर कौन से मॉड्यूल के अंदर कौन सी फंक्शनलिटी के अंदर आपने किन पैरामीटर्स के ऊपर, या फिर कौन से टेक्स्ट बॉक्स हो या डेट पिक हो, या जहां पे भी आपने अपनी बिहेवियरल कवरेज टेस्टिंग परफॉर्म की हुई है, यू हैव टू एक्सप्लेन विद द एग्जांपल, है ना. तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो तो जनरलाइज्ड होते हैं, वो आप एंड इजीली आंसर दे पाओगे. बट देर आर सर्टन कि हमें एप्लीकेशन की नीड क्यों है ना. हॉस्पिटल को कैसे इम्प्रूव, लाइक इम्प्रूव करने में हमारा एप्लीकेशन कैसे हेल्प करता है, तो इम्प्रूव इफिशियंसी, है ना, पेशेंट केयर इम्प्रूव होता है, एरर्स रिड्यूस होते हैं, कम्युनिकेशन इम्प्रूव होता है, रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट होता है ज्यादा से ज्यादा. टेक्निकल फ्लो फिर आप लोगों को यहाँ पे जैसा हमने डॉक्यूमेंट में देखा था वैसे ही सेम टू सेम आपको एक्सप्लेन करना है विद द डायग्राम, है ना. सीमलेसली यहाँ पे एक्सप्लेन करने का ट्राई करना है आपको. देन यहाँ पे हाउ हेल्थ केयर एप्लीकेशन जनरेट रेवेन्यू. तो जनरेट कैसे करता है रेवेन्यू, इसे ही हम बिजनेस फ्लो के नाम से भी जानते हैं. कभी कभी आपको बिजनेस फ्लो भी पूछा जाएगा. व्हाट इज द बिजनेस फ्लो ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, और द सॉरी ऑर्गेनाइजेशन से अच्छा, व्हाट इज द बिजनेस फ्लो ऑफ योर प्रोजेक्ट. आपके प्रोजेक्ट का बिजनेस फ्लो क्या है. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बिजनेस फ्लो ई कॉमर्स का बताऊं, तो अमेजोन या फ्लिपकार्ट का बिजनेस फ्लो क्या है, कोई बता पाएगा? अमेजोन फ्लिपकार्ट का बिजनेस फ्लो, बिजनेस मीन्स व्हाट, हमारा एप्लीकेशन पैसा कैसे कमाता है, रेवेन्यू कैसे जनरेट कर रहा है ना. तो अमेजोन फ्लिपकार्ट पैसा कैसे कमाते हैं? प्रोडक्ट सेल करके। है ना. प्रोडक्ट ऐड सेल, से वो अमेजोन के सारे प्रोडक्ट खुद के होते हैं. शेलर से ऐड से प्रोडक्ट लिस्टिंग से, है ना. सो कमीशन। हाँ, द ई कॉमर्स वेबसाइट्स लाइक अमेजोन आर generating their revenue by listing the different companies product on their website, and they are charging against it, है ना. then they have their own delivery company as well, जैसे कि फ्लिपकार्ट की ई कार्ट करके. तो ई कार्ट का एक, ई कार्ट क्या है, फ्लिपकार्ट की एक सब्सिडरी यहाँ पे बोल सकते हैं, या फिर एक डिलीवरी कंपनी बोल सकते हैं जो है, उससे भी वो यहाँ पे पैसा कमाते हैं. फिर फ्लिपकार्ट के ऊपर हमें टॉप के ऊपर कुछ प्रोडक्ट्स दिखते हैं, है ना. जैसे कि अगर मैं यहाँ पे फ्लिपकार्ट ओपन करता हूँ, है ना, ये फ्लिपकार्ट मैंने ओपन किया, तो फ्लिपकार्ट कैसे पैसे कमा रहा है, पहले तो ये लिस्टिंग करते ही है ना, ये प्रोडक्ट की लिस्टिंग आती है, बट साथ में ये देखो, ये कुछ प्रोडक्ट्स जो है बेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये एसुस का मॉनिटर दिखा रहा है, ये बीट का हेडफोन दिखा रहा है. तो यहाँ पे ये जो हेडफोन वन प्लस का हेडफोन दिखा रहा है, तो ये वन प्लस का हेडफोन और ये एसुस के मॉनिटर, तो वन प्लस और एसुस ने इनको एक्स्ट्रा मनी पे किया होगा टू शो अवर प्रोडक्ट ऑन द टॉप, है ना, टू यस शो देयर प्रोडक्ट ऑन द टॉप. कुछ एक्स्ट्रा मनी पे किया होगा. अब अमेजोन ने तो ऐसा नहीं किया होगा ना, लकी ड्रॉ तो नहीं निकाला होगा कि चलो इतने हजारों प्रोडक्ट्स में से मैं सिर्फ वन प्लस के बड्स दिखाऊंगा या फिर एसुस के डेस्कटॉप दिखाऊंगा. डेस्कटॉप की कंपनीज बहुत सारी है ना. सो डिफरेंट डिफरेंट रेवेन्यू जनरेट मॉडल इज ऑल्सो देयर. अभी तो धीरे धीरे फ्लिपकार्ट ने फ्लाइट बुकिंग ऑन कर दी है, ट्रेन बुकिंग ऑन कर दी है ना. देन ग्रोसरीज भी आ चुका है अभी तो मिनट्स के अंदर, जैसे फ्लिपकार्ट सॉरी ब्लिंकिट एंड जेप्टो देते हैं, वैसे ये भी डिलीवरी आ चुकी है, तो वो डिलीवरी चार्जेस यहाँ पे लेते हैं. तो वो हिसाब से यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करते हैं. तो हमारा पीएमएस एप्लीकेशन, हमारा जो हेल्थ केयर का एप्लीकेशन है, वो रेवेन्यू कैसे जनरेट करता है,
तो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए वो पेशेंट बिलिंग एंड पेमेंट कलेक्शन करता है। तो जब भी बिलिंग होती है, पेमेंट कलेक्शन होता है, मीन्स व्हाट, मनी ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो उससे भी यहाँ पे चार्जेस लिए जाते हैं, है ना। तो वो जो होता है, यहाँ से वो चार्जेस होते हैं। देन इंश्योरेंस क्लेम मैनेजमेंट, तो यहाँ पे क्लेम मैनेज भी किया जाता है। जब भी देखो, एक पर्टिकुलर अगर पेशेंट बिलिंग, पेशेंट पेमेंट कलेक्शन, इसका सिंप्लीफाइड आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कि हमारा पेशेंट है, हॉस्पिटल के अंदर आया, बिल किया, तो अगर पेशेंट का 10,000 रुपये अगर बिल हुआ है, तो उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ चंक हॉस्पिटल का ही बिल होता है कंप्लीट, बट हॉस्पिटल जो चार्जेस जो लेता है, उन चार्जेस के अंदर पीएमएस के भी चार्जेस इंक्लूड होते हैं, क्योंकि वहां से ही रेवेन्यू जनरेट होता है। क्योंकि कोई कोई एप्लीकेशन होते हैं जो ऑन द बेसिस ऑफ पेशेंट आपको देते हैं, लाइक पेशेंट काउंट क्वांटिटी के ऊपर, कि हमारा एप्लीकेशन आप 1,000 पेशेंट के लिए यूज कर सकते हो, है ना। तो 1,000 की लिमिट अगर क्रॉस हो गई, तो फिर अब हम उनको 10,000 के ऊपर लेने के लिए अलग से पे करना पड़ता है ना। देन फंक्शनैलिटी वाइज भी रेवेन्यू जनरेट होता है, कि सिर्फ कोई हॉस्पिटल है, उनको चाहिए कि रजिस्ट्रेशन एंड शेड्यूलिंग की ही फंक्शनैलिटी चाहिए, हमें बाकी फंक्शनैलिटीज नहीं चाहिए, तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन और शेड्यूलिंग के लिए ही चार्जेस अप्लाई किए जाएंगे अगेंस्ट दैट एप्लीकेशन। अदर फंक्शनैलिटीज उन्हें नहीं मिलेगी। फिर लैब क्यू, पेशेंट क्यू, उनके लिए अगर चाहिए फंक्शनैलिटी, तो अलग से उनको पे करना पड़ेगा। ओके। ये कम्युनिकेशन किसके बीच में हो रहा है? हॉस्पिटल्स एंड पीएमएस एप्लीकेशन कंपनी। पेशेंट का कोई भी रोल नहीं है यहाँ पे। पेशेंट का जब बिलिंग बनता है, उस बिल के अंदर हॉस्पिटल चार्जेस लेता है, और हॉस्पिटल के चार्जेस के अंदर पीएमएस के चार्जेस होते हैं। डायरेक्ट पेशेंट से पीएमएस के चार्जेस नहीं लिए जाते हैं, क्योंकि पेशेंट बोलेगा मुझे क्या जरूरत है पीएमएस के चार्जेस देने की। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? यस सर। है ना। जैसे कि आप जेप्टो के ऊपर कुछ सामान मंगा रहे हो, जेप्टो खुद के कुछ तो भी डिलीवरी चार्जेस लेता है। उन डिलीवरी चार्जेस क्या है? वो उसका रेवेन्यू है, उसके अंदर से वो सैलरी देता है लोगों को, एप्लीकेशन डेवलप करता है, नई फंक्शनलिटीज बनाता है ना। तो वैसे ही हम पेशेंट से भी हॉस्पिटल कुछ चार्जेस लेता है, और हॉस्पिटल फिर पीएमएस एप्लीकेशन को वो चार्जेस देता है। तो वो पेशेंट बिलिंग, पेमेंट कलेक्शन, फिर क्लेम मैनेजमेंट का एक सेक्शन आ जाता है, कि जहाँ पे क्लेम मैनेज करने के लिए भी चार्जेस लिए जाते हैं। देन अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट, ये जो है यहाँ पे कंप्लीट साइकिल आपको यहाँ पे मिल जाती है रेवेन्यू की। देन इम्प्रूव फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एनालिटिक्स, एंगेजमेंट रिटेंशन, ऑपरेशनल कॉस्ट, ये सिर्फ आप लोगों को पढ़ने के लिए दिया है मैंने। इसको कुछ रेक्टिफिकेशन करके याद करना ही है। एक आध पॉइंट अगर मिस हो गया तो हमारा इंटरव्यू फेल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। समझ में आया? दिस इज ओनली फॉर रीडिंग पर्पस। रीड करो, समझो, जितना याद आ रहा है उतना एक्सप्लेन करो। यस बोलिए, किसी ने आई गेस हैंड रेस किया हुआ है। सर जो जो कौन सा भी एप्लीकेशन रहता है और पीएमएस का वो सब्सक्रिप्शन बेस रहता है कि वन टाइम पेमेंट का रहता है उनका? देखो, इट एक- डिपेंड्स, मैक्सिममली तो भी सब्सक्रिप्शन बेस ही होता है। ओके। ओके सर। क्योंकि क्या होता है कि अब आप खुद सोचो कि ये एक एप्लीकेशन है, ये ओपन एमआरएस कंपनी थी, वो एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के पास गई, सपोज रूबी ऑल क्लिनिक के पास गई, तो ओपन एमआरएस ने रूबी ऑल क्लिनिक को बोला कि हमारा एप्लीकेशन आप यूज करिए, है ना, महीने के हमें कुछ तो भी XYZ पेमेंट आप करते रहना, है ना, मंथली या ईयरली हमें आप पेमेंट करते रहना। तो मंथली ईयरली ये ओपन एमआरएस रूबी हॉस्पिटल से पेमेंट लेता है। अब रूबी हॉस्पिटल पैसे कैसे कमाएगा? पेशेंट से कमाएगा, राइट। एंड देर आर सर्टन फंक्शनलिटीज। अब रूबी ऑल बोलेगा कि नहीं, मुझे सारी की सारी फंक्शनलिटीज मुझे चाहिए, तो ऑब्वियसली उसका बिल भी ज्यादा, मीन्स ये जो चार्जेस जो है, जो ओपन एमआरएस चार्ज कर रहा है टू द हॉस्पिटल, ये ज्यादा होगा, है ना। तो ये मंथली सब्सक्रिप्शन भी होगा, ईयरली भी होगा, क्योंकि आफ्टर सम टाइम पीरियड, सपोज 2 साल 3 साल हो गए, रूबी ऑल क्लिनिक ने डिसाइड किया कि नहीं, अभी हमें ओपन एमआरएस नहीं चाहिए, अभी हमें कोई और अलग कंपनी के साथ टाई अप करना है, जैसे नेक्स्ट जेन के साथ करना है, ग्रीनमेड के साथ करना है, तो नेक्स्ट जेन के साथ टाई अप करना होगा, तो इनके साथ वो टाई अप या सब्सक्रिप्शन जो होगा वो बंद कर दिया जाएगा, एंड देन
नेक्स्ट जेन के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। समझ में आया? यस सर। है ना? यस सर। हाँ। तो इसे देखो, हम लोग आईटी इंडस्ट्री में बहुत से बार बोलते हैं कि अरे कंपनी के हाथ से प्रोजेक्ट चला गया, प्रोजेक्ट ये हो गया, है ना, लाइक कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हो पाया, या फिर वो एक्सटेंड नहीं हो पा रहा, एक्सपायर्ड हो गया कॉन्ट्रैक्ट। सुना है कभी? है यस ना? सर। तो यस सर। ये ऐसे ही होता है। देखो, ये सब कुछ है ना, सब कुछ एक सर्कल है, गोल है। एक कंपनी का प्रोजेक्ट दूसरी कंपनी के पास जाता है, दूसरे का तीसरे के पास जाता है, तीसरे का फोर्थ के पास जाता है, फोर्थ का वापस वन के पास आता है घूम फिर के। बहुत सी बार ऐसा हुआ है कि कोई एक कंपनी का बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट था जिसके ऊपर 300 लोगों की हायरिंग की गई थी। वो प्रोजेक्ट क्लाइंट ने डिसाइड किया कि नहीं, अभी ठीक है, अभी हमें दूसरा वेंडर चाहिए। तो उसने सडनली 6 महीने में ट्रांजिशन करके डायरेक्टली दूसरा वेंडर पकड़ लिया। तो ये जो 300 लोग जो प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे, कंपनी बियर कर पाएगी क्या इन 300 लोगों को? नहीं। नो। तो नो सर। कंपनी क्या करती है उस टाइम पे? फायरिंग कर देती है, निकाल देती है कंपनी। वो बोलती है कि ठीक है, हम आपको 1 महीना 2 महीने का टाइम देते हैं, आप लोग दूसरी जगह पे जॉब सर्च कर लो। अगर उनके पास प्रोजेक्ट नहीं है तो, है ना, अगर उनके पास प्रोजेक्ट है देन इट्स वेल एंड गुड। ओके, है यस। ना? तो हायरिंग भी होती है और ऑन द अदर हैंड फायरिंग भी होती है। हायरिंग होगी तभी फायरिंग होगी, है ना? इट इज लाइक ए साइकिल, हर चीज की एक साइकिल होती है। लोग मरेंगे तभी नए लोग आएंगे दुनिया में। समझ में आ रहा है? नहीं तो नए सब आ रहे, कोई मर ही नहीं रहा है, चलेगा कैसे? नो सर। नो फिर सर। मारने पड़ेंगे लोगों को न्यूक्लियर बॉम्ब डाल डाल के, है ना? हम्म। ठीक है। तो ये देखो, ये इस तरीके से यहाँ पे, सॉरी, तो ये थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन गो थ्रू करना बेसिक है, कुछ ज्यादा मैंने कॉम्प्लिकेशंस नहीं दिए हुए, बट ये कुछ की क्वेश्चंस थे जो अभी तक इंटरव्यूज में हमारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे पूछे गए हैं, है ना? जैसे कि सपोज कोई क्रिटिकल डिफेक्ट आपको एक्सप्लेन करना है, तो ये क्रिटिकल डिफेक्ट आया कि डुप्लीकेट पेशेंट के रिकॉर्ड से यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं। तो आपने बताया कि फिर आपने लॉक कैसे किया हुआ है डिफेक्ट, और स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस क्या है उसकी, है ना, वो आपने यहाँ पे बताया। एक्सपेक्टेड बिहेवियर, एक्चुअल बिहेवियर, उसको यहाँ पे बताओ। तो उस तरीके से एक्सप्लेन करना है। यूजर स्टोरी पूछी जाती है, डिफेक्ट्स पूछे जाते हैं, तो वो थोड़ा प्रिपेयर करो। कोई क्वेश्चन किसी का? नो सर। ओके। तो देखो, आज हम एपीआई के कुछ यूजर स्टोरी देखते हैं। यस, बोलिए, कोई बोलने की कोशिश कर रहे थे? सर, ऐसा हो सकता है क्या कोई एक कंपनी ने प्रोजेक्ट डेवलप किया और दूसरी कंपनी टेस्ट कर रही है? हाँ, ऑब्वियसली। बहुत बहुत ऐसे बार होता है कि, अब ये मुझे बताओ कि ये कौन से मॉडल में होगा? ये वाटरफॉल मॉडल में होगा, है ना? कि कोई एक कंपनी होगी जो सिर्फ डेवलपमेंट करे। देखो, बहुत सारी कंपनीज होती है। अब सपोज मुझे खुद को एक कंपनी ओपन करनी है, फॉर एग्जांपल। मेरे पास क्लाइंट है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि मुझे ऐसे हेल्थ केयर का एप्लीकेशन मुझे डेवलप करना है। ओके, बट आई डोंट हैव द टीम। मेरे पास ऑफिस नहीं है, मेरे पास टीम नहीं है, बट मेरे पास पैसा भरपूर है ना? क्लाइंट मुझे पैसा दे रहा है, तो मैं क्या करूंगा? क्लाइंट से मैं पैसा ले लूंगा, एंड मैं कोई एक डिजाइनर की कंपनी ढूंढ के निकालूंगा, डिजाइन सिर्फ डिजाइनिंग वाली कंपनी। मैं उस कंपनी को बोलूंगा कि मुझे तो पीएमएस एप्लीकेशन की डिजाइन बना के दे। फिर जो डिजाइन मेरे पास आएगी, फिर मैं दूसरी डेवलपमेंट की कंपनी पकड़ूंगा, उसको बोलूंगा मुझे ये सिर्फ डेवलप करके दो। तीसरी कंपनी में पकड़ूंगा कि ये जो डेवलप एप्लीकेशन है XYZ कंपनी का, ये मुझे टेस्ट करके दो। जो टेस्ट करके देने वाली कंपनी होगी, मैं उसको फिर यहाँ पे पेमेंट करूंगा। तो बहुत सी छोटी मोटी कंपनीज होती है। आपने फ्रीलांसिंग का नाम सुना है? फ्रीलांसिंग, यस सर। है ना? तो यस सर। फ्रीलांसिंग क्या होता है कि ऐसे ही छोटे मोटे प्लेयर्स होते हैं जो खुद की कंपनीज खोलते हैं, है ना? या फिर आपके पास कोई एक प्रोजेक्ट है, सपोज आई एम एज ए क्यूए, मुझे कुछ एक्स्ट्रा काम भी करना है, मेरा ऑफिस का जॉब चालू है, मुझे कुछ एक्स्ट्रा काम करना है, मैं फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स के ऊपर में जाऊंगा, लॉग इन करूंगा। फिर कोई एक बंदा होगा जो, जिसको प्रोजेक्ट उसके पास डेवलप्ड है ऑलरेडी, उसको वो प्रोजेक्ट को टेस्ट करवा के लेना है, तो वो आपके पास आएगा, आपको बोलेगा मैं पर आवर $10 देने के लिए तैयार हूँ, मुझे मेरा प्रोजेक्ट एकदम थरली आप टेस्ट करके दो, डॉक्यूमेंटेशन बना के दो ना। तो आप थरली सिंगल हैंडेडली उसे टेस्ट करके दोगे। इफ दैट प्रोजेक्ट इज वेरी बिग, बहुत बड़ा है, तो आप क्या करोगे? फिर आपके जैसे 2-3 लोगों को ढूंढोगे, एक टीम बना लोगे 5 लोगों की, और डायरेक्टली फिर वो
आप उससे $10 लोगे, बाकी लोगों को $1 दे दोगे और $5 खुद के जेब में डाल दोगे। आया समझ में? है ना? यस सर। तो होती है छोटी मोटी बहुत सारी कंपनीज होती है, टेस्टिंग की होती है। ऐसे भी होता है कि वेंडर कंपनीज भी होती है। कभी कभी हम जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं उसी प्रोजेक्ट के अंदर हमारे ही टीम के अंदर कुछ लोग क्लाइंट साइड से होते हैं, कुछ लोग हमारी कंपनी के साइड से होते हैं और कुछ लोग थर्ड पार्टी कंपनी के साइड से भी होते हैं। है ना? तो वो पूरे सबको मिला के फिर एक टीम बनती है और फिर काम किया जाता है। ओके, आई होप आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। यस सर। है ना? Yes, sir. ठीक है। ओके, तो एपीआई टेस्टिंग का देखते हैं। देखो, एपीआई टेस्टिंग, एपीआई है ना, ये आप लोगों ने किस एप्लीकेशन के ऊपर टेस्ट किया हुआ है? पोस्टमोन। हेल्थ केयर डोमेन। पोस्टमैन एप्लीकेशन के ऊपर एपीआई टेस्ट करते हैं हम। यस सर। यस। No, sir. It's अब एपीआई दो टाइप के होते हैं, रेस्ट एंड सोप। रेस्ट हम पोस्टमैन के ऊपर करते हैं, सोप किसके ऊपर करते हैं? सोप Sophia. टूल है एक। सोप सोप यूआई नाम का ही UI टूल है डायरेक्टली, है ना? सोप यूआई नाम का ही टूल है। आज के तारीख में सोप यूआई कोई कंपनी नहीं यूज करती है। 1000 में से एक कंपनी होगी जो वो सोप यूआई यूज करती होगी, वो भी उनके पुराने कोई एंड पॉइंट्स पड़े होंगे, जूने पुराने जो अभी भी पड़े होंगे और वो थोड़े बहुत चल रहे हैं, उसे हीट करके देखने के लिए वो यूज किया जाता है। बाकी नए से तो कोई कंपनी नए सोप एपीआई कोई नहीं बनाती है। रेस्ट एपीआई है ना, जो हम पोस्टमैन से चेक करते हैं, वो मैक्सिममली यूज किए जाते हैं। पुराने सोप को रेस्ट में अभी कन्वर्ट करने का भी काम चालू है बहुत सारी कंपनीज का। तो आपको सोप यूआई भी आना चाहिए, पोस्टमैन भी आना चाहिए, बट पोस्टमैन अच्छे तरीके से आना चाहिए। ओके, तो पोस्टमैन आप लोगों को आना चाहिए। तो पोस्टमैन से हम यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे हम कोई ओरिजिनल प्रोजेक्ट की तो डायरेक्टली एपीआई हिट करके नहीं देखेंगे, बट आई हैव सम यूजर स्टोरीज लाइक पेशेंट सर्च मॉड्यूल। तो पेशेंट का सर्च मॉड्यूल है, उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया हमने देखा हुआ है। पेशेंट सर्च जो थी, है ना, कौन सा कॉल होगा वहां पे, वो भी हमने देखा। एसक्यूएल की क्वेरी भी देखी। तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, है ना, रजिस्ट्रेशन आईडी, इसके बेसिस के ऊपर यहाँ पे सर्च किया जा रहा है ना। ये चार पैरामीटर्स के बेसिस के ऊपर हम क्या कर रहे हैं? पेशेंट को सर्च कर रहे हैं। कौन कौन सी फील्ड हमें रिटर्न में आ रही है? तो इतनी फील्ड हमें यहाँ पे रिटर्न में आ रही है। देन पेशेंट डिटेल्स टेबल से हमारा डाटा आ रहा है ना। एंड यहाँ पे देखो, ये एक मैंने सैंपल यूआरएल यूआरआई दिया हुआ है, या फिट करने के लिए जाओगे नहीं होगा ये हीट, बट इस तरीके से आपका यूआरएल या यूआरआई होगा जो आपको दिया जाता है। ये इतनी इंफॉर्मेशन आपको यूजर स्टोरी के अंदर होती है। डिस्क्रिप्शन, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, यूआरएल यूआरआई, मेथड टाइप दिया जाता है, स्टेटस कोड दिया जाता है, रिक्वेस्ट पेलोड, रिस्पॉन्स पेलोड दिया जाता है। तो इसके बेसिस के ऊपर हम लोग यहाँ पे टेस्ट केसेस लिखते हैं। मुझे बताओ, आप लोगों ने प्रैक्टिस की है पोस्टमैन के ऊपर एपीआई की? Yes, sir. है ना? आई होप आप लोगों ने की होगी प्रैक्टिस। अगर नहीं की है तो करो। एपीआई टेस्टिंग हार्ड जाती है क्या? मैनुअली तो नहीं सर, मतलब सिर्फ मैनुअली सिखाया सर अभी तक। हाँ, मैन्युअली देखना है हमें, ऑटोमेशन नहीं देखना है एपीआई का, है ना। मैन्युअली मैनुअली बहुत है। हार्ड जाता है या इजी जाता है एपीआई टेस्ट केस कर, एपीआई देखना? इजी जाते हैं सर अभी। इजी जाता है। बाकी लोग? इजी है सर। हार्ड है। टेस्ट केसेस लिखना एपीआई के, एपीआई हिट करके टेस्ट करना इजी है या हार्ड है? सर ये यूआई ऑटोमेशन और एपीआई ऑटोमेशन का रोल अलग होता है क्या सर? अलग अलग होता है, यस। अच्छा सर। वैसे सर ऑटोमेशन ही बेस्ट है। ओके, वो तो यूआई ऑटोमेशन है। एपीआई ऑटोमेशन की भी होती है पोस्ट, बट यहाँ पे बहुत सारे लोगों को एपीआई टेस्टिंग बाय पोस्टमैन या सोप यूआई कभी कभी थोड़ा हेक्टिक लगता होगा। लगता है कि अरे ये क्या है, ये की वैल्यू पेयर चेक करो, ये करो, वो करो, राइट? अब ये क्यों लगता है? क्योंकि हमें यूआई की आदत है, हमें यूआई देखने की आदत है। ये फंक्शनलिटी आपको तुरंत समझ में आ गई थी ना
ये वाली कि अरे नहीं रजिस्टर ए पेशेंट, अपॉइंट शेड्यूलिंग, फाइंड ए पेशेंट, है ना। यूआई की फंक्शनलिटी हमें तुरंत समझ में आ जाती है, क्योंकि हमने जब से हमने मोबाइल या लैपटॉप से आपने स्टार्ट किया, आपने यूआई से स्टार्ट किया है। आपने कुछ बैकएंड का कोड या कोई लैंग्वेज के अंदर कुछ रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट से स्टार्ट किया है क्या आपने ऐसे देखना? नहीं, नो सर। है ना। और यूआई के ऊपर क्या होता है ना कि क्लिकेबल, नॉट क्लिकेबल, फोकस्ड, अनफोकस्ड, कलर, है ना, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस, फॉन्ट, ये सारे टेस्ट केसेस आते हैं क्या हमारे एपीआई के अंदर? नो। नो सर। नो, है ना। तो वहां पे ही आपका टेंशन खत्म हो गया। आपको सिर्फ क्या देखना है? की देखनी है, उसकी वैल्यू देखनी है, और जो रिक्वेस्ट के अंदर पैरामीटर पास कर रहे हैं, रिस्पॉन्स के अंदर नियर अबाउट सेम वैल्यू आ रही है क्या, डेटाबेस के अंदर सेम वैल्यू है क्या, रिस्पॉन्स के अंदर जो दिखाया जा रहा है यूआई के ऊपर सेम दिखाया जा रहा है क्या, खत्म। आपको यहाँ पे ज्यादा टेंशन ही नहीं लेना है ना। आपको सिर्फ यहाँ पे बाउंड्री वैल्यू हो गया, या फिर जो भी डिपेंडेंसी वाले जो टेस्ट केसेस जो होते हैं, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ <18 ग्रेटर देन 65, जो कंडीशंस जो लगाई होती है वो वेरीफाई करनी है यहाँ पे, है ना। ना कोई आपको फॉन्ट देखना है, ना कोई कैपिटल स्मॉल देखना है, ना कोई कलर देखना है, ना कोई बिहेवियर देखना है, ना कुछ लुक एंड फील देखना है आपको एपीआई के अंदर, राइट। आपको सिर्फ स्टेटस कोड देखना है, टाइम रिस्पॉन्स देखना है, रिक्वेस्ट देखना है, रिस्पॉन्स देखना है, ऑथराइजेशन देखना है, यूआरएल, यूआरआई एंड मेथड टाइप, खत्म। इसके अलावा कुछ आता है? नहीं। तो एपीआई टेस्टिंग इज द सिंपलेस्ट टेस्टिंग एवर। सिंपलेस्ट। आपकी 10 मिनट के अंदर यूजर स्टोरी खत्म हो जाती है। जब आप कंपनी में जाओगे ना तब आपको पता चलेगा, 10 मिनट में यूजर स्टोरी खत्म हो जाती है। पूरा दिन भर बैठे रहो, जो करना है करो, सो जाओ, खेलो कूदो, है ना। शाम को बता दो कि आई वर्क ऑन डैश डैश यूजर स्टोरी। यस सर। ये देखो, रिक्वेस्ट पेलोड इस तरीके से सैंपल रिक्वेस्ट पेलोड दिया जाता है। ये रिस्पॉन्स पेलोड इस तरीके से आ जाता है। अब टेस्ट केसेस भी कैसे बनते हैं? हमारे टेस्ट केसेस भी आपको पता है, लिमिटेड टेस्ट केसेस बनते हैं। डेटाबेस के साथ जो डेटाबेस के टेबल से डाटा आ रहा है वो सही से आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये हम वेरीफाई करते हैं, है ना। प्रॉपरली एसक्यूएल की क्वेरीज हम रन करते हैं ना एसक्यूएल में, फिर हम डाटा देख सकते हैं। देन डेटाबेस वैल्यूज को वेरीफाई करते हैं। हमारा सक्सेस स्टेटस स्कोर जो है वो 200 ओके आना चाहिए। देखो, जब भी आप इंटरव्यू में भी एक्सप्लेन करोगे, मेक श्योर कि एपीआई टेस्टिंग का एक्सप्लेन करते टाइम आप 200 ओके, 400 बैड रिक्वेस्ट, 505 405 मेथड नॉट अलाउड, है ना, 401 अनऑथोराइज्ड, 404 नॉट फाउंड, इस तरीके से आप एक्सप्लेन करो। नॉट की ओनली 200, 400, है ना। और वी कैन से व्हेन वी आर पासिंग द रॉन्ग ऑथराइजेशन एट दैट टाइम वी आर गेटिंग ओनली 401। तो ऐसे नहीं, वी आर गेटिंग द 401 अनऑथराइज्ड स्टेटस कोड। समझ में आया? सामने वाले को टू द पॉइंट एक्सप्लेन करके दो डिटेल में। वैलिड कोड 200 ओके है। अगर मैं नल वैल्यू पास करता हूँ तो भी 200 ओके है। कोई मुझे बता पाएगा, अगर मैं नल वैल्यू पास कर रहा हूँ फिर भी मुझे 200 ओके कैसे आ रहा है? जिसने प्रोजेक्ट को अच्छे से देखा है वही बता पाएगा, पेशेंट सर्च की फंक्शनलिटी को अच्छे से देखा है। अगर मैं यहाँ पे डेटाबेस का ये रजिस्ट्रेशन भी नल पास करता हूँ, है ना, ये डेविड स्मिथ फोन नंबर भी मैंने नल पास किया, फिर भी मुझे 200 ओके आया और मुझे रिस्पॉन्स में डाटा आया। इज इट वैलिड और इनवैलिड? बताओ भला। सर एग्जिस्टिंग डेटा पे हम अपडेट कर रहे हैं इसलिए वहाँ पे 200 ओके दे रहा है। हम अपडेट कुछ भी नहीं कर रहे, इट इज अ बेसिक गेट कॉल, नॉट द पुट कॉल। So we are not updating anything here. We are just fetching the data from database. But if I am passing the null, like यहाँ पे registration ID है, मैंने यहाँ पे भी null पास कर दिया, यहाँ पे भी null पास कर दिया, यहाँ पे भी null पास कर दिया, एंड ये फोन नंबर की जगह पे भी मैंने null पास कर दिया, फिर भी मुझे डाटा आ रहा है, क्यों? ये फोटो देख के बताओ।
तो वो डेटा फिल्टर नहीं होगा, एज इट इज डेटा आएगा इसलिए। एज इट इज आएगा या सारे पेशेंट्स का डाटा आएगा? सारे पेशेंट्स का डेटा आएगा। सारे पेशेंट के लिए। अगर मैंने कोई भी वैल्यू यहाँ पे ऐड नहीं की और डिस्प्ले लिस्ट के ऊपर टैप किया, तो जितने भी पेशेंट का डाटा है वो सारे पेशेंट का डाटा डिस्प्ले होगा। यस। यस मीन्स व्हाट, कि ये जो वैल्यूज जो है ये बाय डिफॉल्ट क्या पास हो रही है? नल। नल नल। पास हो रही है। बाय डिफॉल्ट ये वैल्यूज नल पास हो रही है। समझ में आया? कंफ्यूजन हुआ या नहीं? नो सर। या क्लियर हुआ? यस सर। क्लियर हुआ सर। है ना? अगर मैं एक वैल्यू पास करूंगा, अगर मैं यहाँ से सिर्फ रजिस्ट्रेशन आईडी पास कर रहा हूँ, ये रजिस्ट्रेशन आईडी, तो बाकी तीन वैल्यू क्या पास होगी बाय डिफॉल्ट? नल। नल पास नल। होगी। है ना? क्योंकि अगर मैं कुछ भी पास नहीं करूंगा तो वो मुझे पास करने ही नहीं देगा, वो डायरेक्ट बैड रिक्वेस्ट थ्रो कर देगा, क्योंकि सिंटैक्स प्रॉपर नहीं होगा मेरा। यस है सर। ना? यस सर। सिंटैक्स नहीं बैठेगा मेरा। तो डेवलपर को इस तरीके से डेवलप करना पड़ेगा कि अगर एक वैल्यू पास कर रहे हैं तो बाकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट वो नल पास होनी चाहिए। अगर मैं चारों वैल्यू पास कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली चारों वैल्यू के बेसिस के ऊपर मुझे आउटपुट आएगा। तो दैट्स व्हाई वेरीफाई बाय पासिंग नल वैल्यूज, चारों के चारों नल वैल्यूज पास की तो 200 होके आएगा, बट इन द रिस्पॉन्स वी विल गेट द ऑल पेशेंट डाटा। समझ में आया? यस सर। यस सर। इस तरीके से स्टडी करो। स्टडी करना है ना तो इस तरीके से करो। बाय पासिंग न्यूमेरिक डाटा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम रजिस्ट्रेशन आईडी 400 बाइट रिक्वेस्ट, क्योंकि फर्स्ट नेम लास्ट नेम, किसी का फर्स्ट नेम हमारे यहाँ पे होता है क्या वैसे, सॉरी, इन द फॉरेन होता है, बट उसको सफिक्स बोलते हैं, वो अलग फील्ड होती है। बट यहाँ पे जॉन 1 जॉन 2 ऐसे आप ऐड करोगे या फिर 1 2 3 4 ऐड करोगे, न्यूमेरिक डाटा ऐड कर रहे हैं। किसी का नाम होता है क्या 1 2 3 4 5 6 7 8? नहीं। नो सर। है ना? रजिस्ट्रेशन आईडी के अंदर भी हमारे रजिस्ट्रेशन आईडी का फॉर्मेट क्या है? SJ-1, 1 2 3 4 5 6 ऐसे नहीं है, SJ-1 ऐसा हमारा फॉर्मेट है। तो ये क्या है? अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट बोल सकते हैं हम इसे। है ना? अल्फाबेट प्लस न्यूमेरिक। देन हम यहाँ पे मोबाइल नंबर जो है उसके जगह पे अल्फाबेट स्पेशल कैरेक्टर ग्रेटर देन लेस देन 10 हम ऐड करेंगे तो 400 बाइट रिक्वेस्ट आना चाहिए। देन हम सारे के सारे डिजिट जीरो पास करेंगे तो 400 बाइट रिक्वेस्ट। है ना? ये वैलिडेशंस होते हैं, इसे हम वैलिडेशंस बोलते हैं। तो हर फील्ड के ऊपर वैलिडेशन होते हैं। आप डेवलपर को पूछ सकते हो कि इन फील्ड्स के ऊपर वैलिडेशन है या नहीं, क्योंकि जब भी डेवलपर डेवलप करता है, अब ये एपीआई भी डेवलप किया जाएगा, तब ग्रूमिंग मीटिंग के अंदर ये डेवलपर पूछता है कि इस फोन नंबर के ऊपर क्या वैलिडेशन रखना है। तो फिर क्लाइंट बताता है कि नहीं, लेस देन ग्रेटर देन 10 नंबर अगर ऐड करते हैं तो एरर थ्रो होना चाहिए, सारे के सारे जीरो पास करेंगे तो एरर थ्रो होना चाहिए। अगर क्लाइंट को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेस देन 10 या ग्रेटर देन 10 ऐड कर रहे हो या सारे के सारे जीरो पास कर रहे हो, फिर भी एक्सेप्ट हो रहा है। होता है कोई कोई एप्लीकेशन में ऐड किया होगा, आपने ट्राई किया है कभी? हो जाता है एक्सेप्ट, कुछ भी ऐड कर दो। यस सर। है ना? यस सर। तो वो क्या है, वहां पे वैलिडेशन ही नहीं है, वो वैलिडेशन ही नहीं लगाए गए हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि वो डिफेक्ट है, बट वहां पे वैलिडेशन ही नहीं है, उस टाइप की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। जिस टाइप की रिक्वायरमेंट है उसके अपोज में अगर कुछ फुलफिल नहीं हो रहा है देन इट इज अ डिफेक्ट। मैंने बोला रेड कलर की शर्ट लेके आओ, और अगर आप ग्रीन कलर की लेके आए, डेवलपर ग्रीन कलर की लेके आया, तो वो डिफेक्ट हो जाएगा। बट मैंने बोला कि कोई भी कलर की शर्ट लेके आओ और वो ब्लैक कलर की शर्ट लेके आया, तो डिफेक्ट होगा क्या ये? नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। देन रॉन्ग ऑथराइजेशन पास करोगे तो 401 अनऑथराइज्ड आएगा। अब मुझे कोई बता पाएगा कि, आई गेस हमने ये डिस्कस किया हुआ है, अनऑथराइज्ड और फॉरबिडन के बीच में क्या डिफरेंस है? Unauthorized and forbidden. What is the difference between unauthorized and forbidden? सर अनऑथराइज जॉब आएगा कि जब आप बेरर प्रोटोकॉल अपने को नहीं होगा या ऑथेंटिकेशन नहीं होगा उस टाइम। Authentication. Okay.
Forbidden means you don't have rights to access that particular request or data. ओके, तो मुझे बताओ, मेरा ये एक एपीआई है ना? इस एपीआई के अंदर मैंने वैलिड स्टेटस कोड भी है मेरा, है ना? मैंने वैलिड यूआरएल पास किया, वैलिड मेथड टाइप भी है, वैलिड स्टेटस कोड नहीं, सॉरी, वैलिड यूआरएल यूआरआई पास किया, वैलिड रिक्वेस्ट पेलोड पास किया, है ना? वैलिड ऑथराइजेशन भी मैंने पास किया, वैलिड पास किया मैंने सब कुछ सही से पास किया, बट फिर भी मुझे यहाँ पे फॉरबिडन आया, 403 फॉरबिडन। तो ये मेरा डिफेक्ट हो जाएगा? यस। सोच समझ के आंसर दो, क्या ये मेरा No, डिफेक्ट sir. हो जाएगा? No. क्यों नहीं होगा डिफेक्ट ये मेरा? क्योंकि जो यूजर है वो एक्सप्लिसिटली डिनाइड है वो यूज करने के लिए। ओके, तो उस यूजर को एक्सेस नहीं है वो हाँ, एपीआई को एक्सेस access नहीं। करने के लिए, है ना? यस ओके, देखो सिंपल चीज में मैं समझाता हूँ कि सपोज, एक सेकंड, सपोज यहाँ पे एक डोर है, एक दरवाजा है ना? और वो दरवाजा दोनों साइड से बंद है, लाइक वो अंदर से भी बंद है और वो बाहर से भी बंद है। अब बाहर से कोई बंदा आया, उसने क्या किया, डोर को, वहां पे लॉक था तो उसने प्रॉपर की लगाई, मीन्स ऑथराइजेशन वैलिड यूज किया। उसके बाद उसने यहाँ पे उसका जो कड़ी जो थी वो यहाँ पे ओपन की, है ना? उसके बाद उसने क्या किया, उसको पुश किया, तो दरवाजा ओपन होगा कि नहीं ओपन होगा? ओपन होगा ओपन होगा। ओपन नहीं होगा, अंदर से ओपन नहीं लॉक हो तो नहीं होगा, होगा अंदर सर। से बंद है। अंदर से बंद है वो, है ना? तो वो दरवाजा जब तक अंदर से ओपन नहीं होगा तब तक वो ओपन होगा क्या? नहीं। बाहर से कितना भी आप ट्राई कर लो वो ओपन नहीं होगा। तो इट इज द सेम कि हम जब बाहर से आ रहे तब अगर आप यहाँ पे गलत की यूज कर रहे हो तो वो लॉक ओपन होने वाला है क्या? नहीं। तो एट दैट टाइम यू विल गेट द 401 अनऑथोराइज्ड। बट अगर आपने वैलिडेशन सही से पास किया, सब कुछ सही है आपका, ऑथराइजेशन भी सही है, यूआरएल यूआरआई सब कुछ सही है, मेथड टाइप सब कुछ सही है, फिर भी आप पास करो, फिर भी अगर आपको फॉरवर्ड आ रहा है, इट मीन्स कि आपको सर्वर साइड से आपको एक्सेस नहीं है। सो यू एट दैट टाइम इट इज नॉट ए डिफेक्ट, एट दैट टाइम यू हैज द रेज ए रिक्वेस्ट टू गेट द एक्सेस। तो आपको आपके यूजर के ऊपर जो कंपनी का जो मेल आईडी जो होता है उसके ऊपर आपको एक्सेस दिया जाता है टू एक्सेस दैट एपीआई। समझ में आया? यस सर। नहीं तो कोई भी उठ के आ जाएगा और कोई भी पोस्टमैन डाउनलोड कर लेगा और कोई भी डायरेक्टली एपीआई हिट करेगा और उसको रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मिल जाएगा, क्या ही सिक्योरिटी बची फिर, है ना? तो सारे कंपनीज के जितना भी एपीआई जो होते हैं वो सारे यहाँ पे प्रॉपरली सिक्योर्ड होते हैं, तो हमें एक्सेस रेस करना पड़ता है। तो एपीआई टेस्टिंग करते टाइम चेक करना बहुत जरूरी है कि हमें उस एपीआई का एक्सेस है या नहीं। समझ में आया एवरीवन? डिफरेंस समझ में आया दोनों का? यस सर। So, यस है ना? सर। क्योंकि क्या है, बहुत सी बार है ना, डेफिनेशन याद कर लेते हैं हम, बट उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना या फिर याद करने के लिए सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में याद करना ये बहुत जरूरी होता है, या फिर हमारे कोई लोकल एग्जांपल उसके साथ अटैच करना बहुत जरूरी होता है। तो दैट इज द वन। फिर देखो यहाँ पे ऑथराइजेशन का कुछ एग्जांपल भी मैंने दे दिया आपको कि कुछ जो एपीआई जो होते हैं वो नो ऑथ वाले होते हैं, जैसे कि बहुत कुछ एकदम ही लो प्रायोरिटी लो सेवरिटी वाला कोई एपीआई है तो उसको ऑथराइजेशन लगाया भी नहीं जाता है, ओपन होता है। जैसे कि हमने कल एक एपीआई देखा था पॉलिसी बाजार के ऊपर, मैंने दिखाया था आपको लास्ट में, याद है? तो वो क्या है, वो लो प्रायोरिटी लो सेवरिटी वाला होगा, इस वजह से वो ओपन है, इस वजह से हमें डायरेक्टली हम उसका रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पेलोड देख पा रहे थे। कोई ऐसे एपीआई होते हैं जिसको बेसिक ऑथ लगाया जाता है, आईडी पासवर्ड दिए जाते हैं आपको बाकायदा, आपको डेवलपर या आपका मैनेजर या क्यूए लीड आपको देते हैं, वो आप यूज कर पाओगे।
एपीआई की होती है, बीआरआई टोकन होता है। ये एपीआई की और बीआरआई टोकन जनरेट करने के लिए एक अलग से एपीआई होता है। एपीआई की बीआरआई टोकन जनरेट करने के लिए एक अलग से एपीआई होता है, वो हिट करना होता है, और फिर आपको ये उसके रिस्पॉन्स से लेकर आपके एपीआई में ऐड करके फिर हिट करना होता है। तो ये दिया जाता है, ये बेसिकली जब आपको केटी ट्रेनिंग दी जाती है कंपनी में, तब ये लोग बताते हैं कि ये कैसे करना है, बट यू शुड हैव टू अवेयर अबाउट दिस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि व्हाट इज बीआरआर टोकन, व्हाट इज एपीआई की एकदम ब्लैंक नहीं होने चाहिए आप लोग। किसी को कोई डाउट? एनीवन? एनी डाउट? सर ये जैसे रजिस्ट्रेशन आईडी जो है उसमें आपने बताया कि अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, और जैसे इसमें हाइफन लगा है तो ये स्पेशल कैरेक्टर में भी काउंट होता है। अगर Yes. हाइफन की जगह अगर हम कोई और मतलब कैरेक्टर यूज करेंगे तो एरर शो नहीं होगा ना, क्योंकि इसमें स्पेशल कैरेक्टर भी लगा है। राइट, इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट, है ना। अगर सपोज क्लाइंट ने बोला हुआ है एट द टाइम ऑफ ग्रूमिंग के ओनली द डैश शुड बी एक्सेप्टेड, है ना, तो वो एक्सेप्ट होगा। इसके अलावा एट द रेट या फिर आप एपोस्ट्रोफी पास करोगे या कॉमा पास करोगे तो वो नहीं होगा। Yeah. इसका आप डिफेक्ट भी बना के बोल सकते हो कि एट दैट टाइम whenever we found like it should accept only the dash but it is accepting the at the rate apostrophe and comma as well, so there is a defect on it। ये भी डिफेक्ट आप बता सकते हो, क्योंकि जितना माइन्यूट डिफेक्ट आप बताओगे ना, जितनी छोटी छोटी चीजों का, उतना इट्स लाइक कि आपने बहुत डीप जाके टेस्टिंग की हुई है। क्योंकि कोई भी आएगा, हाँ ग्रेटर देन लेस देन पास कर दो बहुत हो गया, बट इसमें और वैलिडेशन क्या आएगा? अगर ये इंडियन नंबर है तो इंडियन नंबर हम सिर्फ 6, 7, 8, 9 वाले ही यूज करते हैं। कोई नंबर है जो 0, 1, 2, 3, 4, 5 से स्टार्ट होता है No. इंडिया No, में? नहीं। तो अगर आपको और डीप में जाना है तो आप ऐसे नंबर पास करके देखोगे जो 0, 1, 2, 3, 4, 5 से आ रहे हैं, और वैसे नंबर को पास करोगे। अगर वो पास हो रहे हैं तो वो हमारे लिए डिफेक्ट हो जाएगा फॉर इंडियन पर्सपेक्टिव। अगर कोई आप और कंट्री का यूज कर रहे हो तो वो कंट्री के वैलिडेशन चेक करना जरूरी है फिर। ठीक है, क्लियर एवरीवन? आगे बढ़े। yes sir. ये देखो, फिर ये रजिस्ट्रेशन मॉडल आप लोग बोलते हो पोस्ट कॉल रजिस्ट्रेशन का पोस्ट कॉल, ये आ गया पोस्ट कॉल आपका रजिस्ट्रेशन का। ये सारी डिटेल्स है जो आती है, ये एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है ना? फिर ये यूआरएल यूआरआई इस तरीके से होता है। 201 क्रिएटेड हमारा यहाँ पे स्टेटस कोड हमें आना चाहिए, एक्सपेक्टेड सक्सेस स्टेटस कोड। ये रिक्वेस्ट पेलोड के अंदर ये हमने सारी डिटेल्स को ऐड किया। मैंने क्या किया है, जानबूझ के मैंने जो हमने यूआई की यूजर स्टोरी देखी हुई है उसी से रिगार्डिंग मैंने एपीआई लिया हुआ है, सो दैट आपको अच्छे से समझ में आए कि ये यूआई है, ये एपीआई है ना। इस वजह से तो रजिस्ट्रेशन आईडी पास हो रहा है, रजिस्ट्रेशन डेट, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, एड्रेस, ये सारी डिसीजेस यहाँ पे पास हो रही है। ये देखो, इज क्रोनिक ट्रू, इज एलर्जिक ट्रू, तो ये मैंने ट्रू पास किया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशंस बनेंगे हमारे, ध्यान से सुनना। देयर आर सर्टेन कॉम्बिनेशन। अगर मैंने क्रोनिक डिसीज ट्रू पास किया और मैंने ये एरे नल पास कर दिया तो क्या चलेगा? क्या मुझे बैड रिक्वेस्ट आएगा, एरर आएगा मुझे या नहीं? नहीं आएगा सर। सर नल जाना चाहिए तो, और एम्प्टी। तो ये आपने यूआई को भूल गए आप। अगर मैं इस क्रोनिक को चेक कर रहा हूँ मीन्स मैंने ट्रू किया, तो मुझे कोई ना कोई डिसीज सिलेक्ट करना जरूरी है, अदरवाइज वो मुझे रजिस्टर करने ही नहीं देगा, है ना। ट्रू मीन्स उसको क्रोनिक डिसीज है, तो वो कौन सा क्रोनिक डिसीज है वो भी तो बताना पड़ेगा ना। ये तो कुछ है नहीं कि मैं नहीं बताऊंगा, है ना। इट इज Yes. नॉट लाइक दैट। तो यहाँ पे मुझे मिनिमम एक तो भी क्रोनिक डिसीज सिलेक्ट करना मैंडेटरी है। तो अगर मैं वहां पे ट्रू पास कर रहा हूँ तो मुझे कोई ना कोई एक डिसीज तो भी सिलेक्ट करना चाहिए, मैंडेटरी है। यहाँ पे देखो, एक डिसीज सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे भी एक एलर्जिक सिलेक्ट किया हुआ है, लाइक दैट। समझ में आया?
यस सर। Yes, यस sir. सर। अगर मैंने इज एलर्जी को यहाँ पे फॉल्स किया, टेस्टिंग करते टाइम मैंने यहाँ पे दो वैल्यूज पास की, तो क्या मेरी ये एलर्जिक मेडिसिन की ये जो दो वैल्यू मैंने पास की हुई है, क्या ये डेटाबेस में सेव होगी अगेंस्ट दिस कॉलम कि नहीं? नहीं होगी, नहीं होगी सर। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो चेकबॉक्स फॉल्स है, सिलेक्ट ही नहीं किया है। फॉल्स है। राइट, चेकबॉक्स फॉल्स है, तो फॉल्स है तो वो सिलेक्ट ही नहीं किया है। फॉल्स मीन्स उसका फिर कोड क्या आएगा कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना? यस, वो जनरेट ही नहीं तो होंगे। ये, हाँ, तो ये भले ही आप कुछ भी वैल्यू डाल दो यहाँ पे, कुछ भी पास कर दो, वो सेव नहीं होगा जब तक ये ट्रू पास नहीं होगा। कंफ्यूजन समझ में आया, नहीं समझ में आया? और एक बार बताओ। समझ में आया सर। समझ में आया सर। है ना? तो इस तरीके के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस जो होते हैं हम चेक करते हैं इन द एपीआई। इट इज नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड कि सिर्फ रिक्वेस्ट पेलोड पास कर दिया, आ गया रिस्पॉन्स, खत्म। अगर रिक्वेस्ट पेलोड के अंदर कुछ ऐसी कंडीशंस है तो उन्हें भी हमें क्लोजली मॉनिटर करके वैसे कॉम्बिनेशंस पास करके ट्राई करना जरूरी है। इसमें डिफेक्ट मिलने के चांसेस होते हैं, है ना? इसमें डिफेक्ट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप लोग भी जब फॉर लूप लगाते हो, हर बार चल जाता है क्या आपका फॉर लूप? इफ एल्स लगाते हो, हर बार आपका इफ एल्स चल जाता है क्या? नो। नो। कभी कभी इफ एल्स जो आप कंडीशंस जो लगाते हो उसमें ही गड़बड़ हो जाती है ना? स्विच स्टेटमेंट लगाते हो, इफ एल्स लगाते हो, है ना, तब गड़बड़ हो जाती है। तो वहां पे भी डेवलपर से भी यहाँ पे गड़बड़ होती है बहुत सी बार। तो यू शुड हैव टू अवेयर अबाउट दिस। अब देखो यहाँ पे रिस्पॉन्स पिलर में एक नई वैल्यू आई, रिक्वेस्ट आईडी, क्रिएटेड डेट टाइम स्टैम्प एंड अपडेटेड डेट टाइम स्टैम्प। व्हाट इज दिस? तो ये रिक्वेस्ट आईडी होता है जब भी हमारा पोस्ट कॉल होता है, याद रखना, जब भी पोस्ट कॉल होता है या अपडेट कॉल होता है ना, एट दैट टाइम रिक्वेस्ट आईडी जनरेट होके आता है रिस्पॉन्स के अंदर। अब ये रिक्वेस्ट आईडी का काम क्या है? सपोज मैंने पोस्टमैन से, मैंने मेरा पोस्टमैन है, ये पोस्टमैन है, मैंने ये क्या किया, ये 10-12, ये तो गेट कॉल है। अगर मेरा कोई पोस्ट कॉल है, मैं पोस्ट कॉल को 10 बार हिट कर रहा हूँ, और मुझे देखना है कि जब मैंने पहली बार हिट किया था तब मेरा क्या रिस्पॉन्स आया था। क्या आप देख पाओगे? ये तो पोस्टमैन की हिस्ट्री में देख पाओगे। अगर ये हिस्ट्री डिलीट हो गई 2 महीने के बाद देखना है आपको, तब देख पाओगे? नो। नो सर। नो। बट अगर आपके पास ये रिक्वेस्ट आईडी है, तो आप डेटाबेस में जाके सिर्फ ओनली सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पेशेंट वेयर रिक्वेस्ट आईडी इज इक्वल टू डैश डैश, तो पर्टिकुलर पेशेंट की जितनी भी डिटेल्स होगी वो सारी डिटेल्स आपको डायरेक्टली दिख जाएगी, है ना? और वो एंट्री कब क्रिएट होती है? जब भी पोस्ट कॉल किया जाता है तब एंट्री क्रिएटेड डेट टाइम स्टैम्प आता है एंड अपडेटेड डेट टाइम स्टैम्प भी आता है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ, तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे हमारा क्रिएटेड डेट टाइम स्टैम्प मीन्स वो एंट्री कब क्रिएट हुई उसका यहाँ पे टाइम स्टैम्प आया। और अपडेटेड डेट टाइम स्टैम्प, देखो ये तो ये भी सेम ही है, अपडेटेड डेट टाइम स्टैम्प। ये तो बग हो जाएगा ना हमारा, क्रिएटेड अपडेटेड दोनों सेम कैसे? क्या फिर सेम होने चाहिए या अलग अलग होने चाहिए पोस्ट कॉल के लिए? अलग हो स्टार्ट, गए, क्रिएट अलग हो गए सर वो। तो अपडेटेड वाला कौन सा होना चाहिए? क्या टाइम होना चाहिए वहां पे? थोड़ा यानी जब अपडेट करेंगे अपन, हिट अपडेट मेथड हिट करेंगे तभी वो अपडेट में टाइम स्टैम्प आने वाला। नहीं, ऐसे नहीं होता है, वहां पे वैल्यू जरूरी होती है। वो कॉलम ही इस तरीके से बनाया जाता है कि देयर शुड बी ए वैल्यू। कोई कोई कॉलम्स आपके डेटाबेस के अंदर, कोई कोई कॉलम्स ऐसे होते हैं कि जहाँ पे नल या ब्लैंक वैल्यू नहीं चलती है। देयर शुड बी ए वैलिड वैल्यू, और जो वैल्यू चाहिए वो भी वैलिड वैल्यू चाहिए होती है वहां पे। तो ये 3 कॉलम जो होते हैं ना हमारे, रिक्वेस्ट आईडी, क्रिएटेड और अपडेटेड, ये ऐसे कॉलम्स है कि जहाँ पे आपको वैलिड वैल्यू ऐड करनी ही है। पोस्ट कॉल हो रहा है मीन्स व्हाट, हमारी एक एंट्री नई क्रिएट हो रही है, पहले कुछ भी नहीं था और वहां पे एक एंट्री नई आई, राइट? यस।
तो क्रिएटेड डेट टाइम स्टैम्प तो आ ही जाएगा, और अपडेटेड भी वहां पे स्टार्टिंग में एट फर्स्ट टाइम सेम आएगा। क्यों? क्योंकि वो एंट्री 0 से 1 हुई ना, तो वो अपडेट हुई, है ना। पहले 0 एंट्रीज थी, फिर 1 एंट्री हुई, तो वो अपडेट हुई ना। तो एट द स्टार्ट पोस्ट कॉल जब भी होता है तब क्रिएटेड डेट टाइम स्टैम्प और अपडेटेड डेट टाइम स्टैम्प सेम आता है। फिर जब आप ये सेम एंट्री के ऊपर कोई पुट कॉल करोगे या पैच कॉल करोगे, तब आपका अपडेटेड डेट टाइम स्टैम्प चेंज होगा। इसका एग्जांपल बताता हूँ। आपने फेसबुक लॉगिन किया, जब आप सेटिंग में जाके हिस्ट्री देखते हो तब आपको दिखाता है कि आपने फर्स्ट टाइम कब लॉगिन किया था, वो डेट आती है ना। और लास्ट टाइम कब लॉगिन किया था वो भी डेट आती है। देखा है कभी इंस्टाग्राम, फेसबुक? यस सर। तो ये क्या है, ये हिस्ट्री दिखाता है, क्योंकि मुझे ये भी तो देखना जरूरी है ना कि ये पेशेंट की डिटेल्स ऐड हुई थी, उस डिटेल्स के अंदर कितने अपडेट आए हुए हैं, कितनी बार वो डिटेल्स को चेंज किया गया है, लास्ट टाइम वो कब चेंज किया गया था, अगर वो चेंज किया गया था तो उसमें क्या चेंज किया गया था, ये अगर मुझे देखना है तो देयर शुड बी सम पैरामीटर्स जिसके बेसिस के ऊपर मैं देख पाऊँ। इज इट? यस सर। तो इस तरीके से ये रिक्वेस्ट आईडी, क्रिएटेड डेट टाइम स्टैम्प और अपडेटेड डेट टाइम स्टैम्प काम करता है। अब यहाँ पे क्या है, ये डेट है कंप्लीट, ये टी लिखा हुआ है मीन्स टाइम, तो ये 9:51 33 और ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के अंदर आया है। बट आप अब मुझे बताओ कि इन मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल देर आर थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स आर देयर, जो पहले भी ट्रीटमेंट करके घर पे गए हुए हैं, अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, फ्यूचर में भी आएंगे, और एक ही टाइम पे बहुत सारे लोग घर बैठ के भी उस एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहे हैं। कोई हॉस्पिटल के बेड पे एक्सेस कर रहा है, कोई डॉक्टर एक्सेस कर रहा है उस इंफॉर्मेशन को। तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड नहीं, नैनो सेकेंड, मिली सेकेंड के अंदर एक एंट्री अपडेट हो रही है। यस सर। तो उसको भी टैप करना, उसको भी कैलकुलेट करना जरूरी है। बट ये इससे हो पाएगा क्या? ये जो टाइम स्टैम्प जो है, इससे आप मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड देख पाओगे क्या? इतना नो हो सर। सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो नो वी नीड अनदर टाइम, वी नीड अनदर टाइम स्टैम्प, है ना। ये देखो, ये बेसिक टेस्ट केसेस है जो लिख के दिए हुए हैं, गो थ्रू कर लेना, समझ में आ जाएगा। सो वी नीड एन अनदर टाइम स्टैम्प, उसे बोला जाता है एपॉक टाइम कन्वर्टर। एपॉक टाइम कन्वर्टर। तो जब भी आप प्रोजेक्ट देखोगे आपका, आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो बहुत से जगह पे आपको ये एपॉक टाइम मिलता है, इपॉक टाइम या यूनिक्स टाइम स्टैम्प भी बोला जाता है उसे। ये देखो, ये एक एक सेकंड से बढ़ रहा है, ये 31, 32, 33। तो ये क्या, ये करंट डेट के लिए जा रहा है ना। अगर मैं इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट करके ह्यूमन टाइम के अंदर मैं रखूंगा, तो ये देखो 24 जनवरी 2025, है ना, 7:50 36 PM, वही टाइम हुआ है अभी, सेम टाइम, यस सर। है ना। तो 7:50, ये देखो यहाँ पे, ये कंप्लीट आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको कोई अगर चेंज भी करना है तो यहाँ पे क्या है, इन्होंने बोला हुआ है सपोर्ट्स यूनिक टाइम स्टैम्प इन सेकेंड्स, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड एंड नैनो सेकेंड्स एज वेल। तो हम जो बोलते हैं ना कि सेकेंड्स के अंदर डाटा ट्रांसफर हो रहा है, सेकेंड्स के अंदर ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो वो भी टैप करना जरूरी होता है। वो कैसे? तो यूनिक टाइम स्टैम्प वहाँ पे यूज किया जाता है। सिंपली कुछ नहीं होता है। अब देखो, ये पेशेंट रजिस्ट्रेशन को अपडेट अपडेट की क्वेरी है ये। तो हमने क्या किया, पेशेंट को रजिस्टर किया, तो हमारा पोस्ट कॉल हुआ, उसके बाद उसकी इंफॉर्मेशन को हम अपडेट करने के लिए जा रहे हैं, तो रिक्वेस्ट आईडी चेंज होगा क्या? नहीं होगा, वो नहीं, सेम आता नहीं है होगा। ना। देन क्रिएटेड डेट टाइम स्टैम्प चेंज होगा क्या पुट कॉल करने के बाद? नो। सॉरी, बोलिए, कोई तो भी बोल रहा था। नहीं सर। नहीं होगा। अपडेटेड डेट टाइम स्टैम्प चेंज होगा। यस। यस, है ना, क्योंकि हमने अभी क्या किया, पुट कॉल किया, उस
वैल्यू को हमने यहाँ पे अपडेट किया, है ना। तो अगर हम उस वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं तो अपडेटेड डेट टाइम स्टैम्प हमारा यहाँ पे चेंज होता है। अगर मुझे बताओ मैंने पुट कॉल किया और ये अपडेटेड डेट टाइम स्टैम्प चेंज नहीं हुआ, तो क्या ये मेरा डिफेक्ट होगा? यस सर। Yes. यस। ये डिफेक्ट आप बता सकते हो इन योर इंटरव्यू। ऐसे यूनिक डिफेक्ट्स आपको यहाँ पे बताने हैं सो दैट ऑफ द रूट वो डिफेक्ट्स हो जाएंगे। वो तो यूआई के वैलिडेशन, ये 10 नंबर 11 नंबर का मोबाइल एक्सेप्ट नंबर हो रहा था, ईमेल आईडी के अंदर रेड इफ मेल एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए तो वो हो रहा था। वो ऐसे एग्जांपल बताओगे तो वो बहुत रिपीटेटिव एग्जांपल्स हैं, घिसे पिटे ऐसे कुछ एग्जांपल अगर आप बताओगे तो उसको सामने वाले को भी ट्रस्ट होगा कि नहीं आपने डीप में अच्छे से टेस्टिंग की हुई है ना। दिस इज इट। सर मैंने आपको ये एपॉक टाइम की भी वेबसाइट दी हुई है फॉर योर रेफरेंस पर्पस। इससे भी आप देख सकते हो, यू कैन चेक इट आउट। आपको जब भी टाइम मिलेगा तब ये वेबसाइट को देखो, है ना, अच्छे से यहाँ पे देख लेना। अलग अलग देखो यहाँ पे 1 आवर 1 डे 1 वीक 1 मंथ, तो कितने सेकेंड्स होते हैं, थोड़ा नॉलेज आएगा, है ना, एक्स्ट्रा का नॉलेज आएगा। तो अगर ये टाइम को आपको इंपोर्ट करना है, अगर आप एसक्यूएल के अंदर जाते हो ना, एसक्यूएल में जाके ये वाली क्वेरी आप रन करना। ये वाली क्वेरी अगर माई एसक्यूएल यूज कर रहे हो तो आपको एपॉक टाइम स्टैम्प मिल जाएगा डायरेक्टली। एसक्यूएल लाइव पोस्टग्रेसक्यूएल जो भी आप एसक्यूएल यूज कर रहे हो, ये रिस्पेक्टिव क्वेरी यूज करोगे तो आपको डायरेक्टली वो एपॉक टाइम दिखता है ना, आउटपुट के अंदर। यू कैन चेक। अगर कोई लैंग्वेज के अंदर आपको यहाँ पे उसको लाना है एपॉक टाइम को, तो ये उसका शॉर्ट कोड भी दिया गया है उनकी तरफ से। तो देर आर सर्टन थिंग्स, यू कैन चेक इट आउट। ओके। तो ये अपडेट का कॉल हो गया। तो हमने गेट कॉल देखा, पोस्ट कॉल देखा एंड पुट कॉल देखा। डिलीट कॉल तो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिंपली एंट्री हमारी डिलीट होगी। पैच कॉल ज्यादातर यूज नहीं किया जाता है। एक एक एग्जांपल सही है, बट फिर भी मैं थोड़े दिन में जब वापस आ जाऊंगा तब मैं आपको और यहाँ पे यूजर स्टोरीज ऐड कर दूंगा एपीआई की एज वेल, है ना, सो दैट आप यहाँ पे स्टडी कर पाओ या फिर आपके पास ऑप्शंस रहे टू एक्सप्लेन। ओके एवरीवन, ना। आई विल ऐड हियर सम मोर एग्जांपल्स ऑफ द एपीआई। एपीआई के अंदर कुछ नहीं है, डरना वगैरह कुछ नहीं है, ज्यादा टेंशन भी मत लो, स्ट्रेट फॉरवर्डली जैसे कि वैसे ऐड करो। कोई डाउट किसी को? एनीवन? कोई भी किसी भी टाइप का डाउट हो? मेरा माइक बंद हो गया है कि क्या? नहीं। आवाज आ रही है ना? यस। 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 कि एपीआई इज द सिंपलेस्ट टेस्टिंग एवर। एपीआई के अंदर ज्यादातर नहीं होता है ना। यहाँ पे भी सपोज एक वैलिडेशन हो सकता है कि जैसे कि कोई एप्लीकेशन के अंदर फोन नंबर 1 and 2 बोथ शुड बी डिफरेंट। कोई कोई एप्लीकेशन होता है ना कि जहाँ पे आप सेम मोबाइल नंबर नहीं ऐड कर सकते, वो बोलता है कि नहीं यू शुड हैव टू बी ऐड द डिफरेंट मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर हम जिसे बोलते हैं। तो वो वैलिडेशन हम चेक करेंगे बाय पासिंग द सेम 2 मोबाइल नंबर्स। अगर वो सेम ऐड हो रहा है तो वहाँ पे एरर थ्रो होना चाहिए, एरर मैसेज। रजिस्ट्रेशन आईडी भी यहाँ पे आपका चेक करेंगे हम कि पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन आईडी के अपोज में ही यहाँ पे पोस्ट कॉल हुआ है क्या, प्रॉपरली जो सारी वैल्यूज जो है वो आई है क्या। ये देखो, इज क्रोनिक फील्ड पास्ट एज ट्रू, क्रोनिक डिसीज डाटा शुड बी सेव्ड इनटू द डाटा। अगर हम फॉल्स कर रहे हैं और कुछ डाटा पास कर रहे हैं तो वो पास नहीं होना चाहिए। ट्रू करके पास करेंगे एलर्जिक का तो ही वो सेव होगा, फॉल्स करके पास करेंगे तो वो सेव नहीं होना चाहिए। तो ये भी हमारे टेस्ट केसेस आते हैं, है ना। ये चीजें भी हम इस तरीके से सिनेरियोस को वेरीफाई करते हैं। ये सिनेरियोस आप इंटरव्यू में बताओगे तो इट विल हेल्प यू अलॉट। ठीक है।
एक कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन मैं आप लोगों को सेंड करूंगा थोड़ी देर में, है ना। एक जिप फाइल में शेयर करूंगा, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स मैं ऐड कर दूंगा जिप फाइल में ही। तो आपको चलेगा। बार बार अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड टाइम बाय टाइम जैसे ही कुछ अपडेट आता है, कुछ नए क्वेश्चंस आते हैं, वो भी मैं ग्रुप में शेयर करते ही रहूंगा। एंड अभी आपका जीरा हो जाएगा। जीरा के बाद जीरा अच्छे से पढ़ना, प्रैक्टिस करना बहुत। तो इसके बाद 8-9 तारीख के आसपास है ना, 8-9 तारीख के आसपास हम कनेक्ट करेंगे, सैटरडे संडे आराम से। तो थोड़ा 1.5-1.5 घंटा कनेक्ट करेंगे हम। एंड विल रिवाइज अवर प्रोजेक्ट कंप्लीटली। पूरा प्रोजेक्ट हम रिवाइज करेंगे एंड कुछ नई चीजें भी हम देखेंगे। तब मैं थोड़ा पेमेंट मॉड्यूल रिलेटेड आपको एक्स्ट्रा एक मॉड्यूल पढ़ाऊंगा, पेमेंट मॉड्यूल। तो एक एक्स्ट्रा जस्ट, है ना, सो हेल्प हो जाएगी आपको। क्योंकि ये क्या है, पेमेंट मॉड्यूल, देखो पेमेंट मॉड्यूल क्यों इंपॉर्टेंट है। ई कॉमर्स, ई कॉमर्स प्रोजेक्ट के अंदर लास्ट स्टेप क्या है, पेमेंट, पेमेंट। है ना। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जो हमारा ग्रो है या जो भी आपका प्रोजेक्ट है, लास्ट स्टेप क्या है, पेमेंट। इंश्योरेंस यस डोमेन, पॉलिसी बाजार है या स्टार हेल्थ की वेबसाइट है, लास्ट स्टेप क्या है, पेमेंट, है ना। पीएमएस एप्लीकेशन है, पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर आया, पेशेंट को क्या किए बिना छोड़ा नहीं जाता बाहर, पेमेंट। पेमेंट किए बिना, है ना। तो आप कोई भी एप्लीकेशन उठा के देख लो, कुछ भी उठा के देख लो, लास्ट में हमारा पेमेंट मॉड्यूल आता है ना। तो पेमेंट इज द इम्पोर्टेंट वन। अगर आप पेमेंट के कुछ यूजर स्टोरीज या कुछ फंक्शनलिटीज आप ऐड भी कर दोगे ना रिज्यूमे में, तो आपको हेल्प मिलेगी। क्यों, जो कि पेमेंट के ऊपर पूरी अलग ही टीम काम करती है, डिफरेंट टीम काम करते हैं, क्योंकि दैट इज नॉट ए स्मॉल फंक्शनलिटी। बट अगर उसका बेसिक नॉलेज भी है आपके पास, तो दैट विल हेल्प यू। ओके एवरीवन, है ना। यस सर। तो यस सर। तो मजा आएगा, है ना। मुझे क्या है ना, मैं अगर आप लोगों को लेके बैठू तो महीना भर तो मैं ही चलाऊंगा। बट देर आर सर्टेन लिमिटेशंस, सॉरी। ओके, तो आई गेस सर आ चुके हैं, है ना। सो यहाँ पे हम रुकते हैं। एंड विल कलेक्ट मोस्टली आफ्टर योर ऑल द सेशंस। एंड जब आपके इंटरव्यूज जस्ट स्टार्ट हो गए, तब हम यहाँ पे रिवीजन के लिए मिलेंगे, है ना। इफ इन बिटवीन, इफ यू फेस एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरीज, प्लीज रीच आउट टू मी ऑन व्हाट्सएप और यू कैन कॉल मी डायरेक्टली। समटाइम्स अगर मैं कुछ बिजी हूँ तो आई विल कॉल यू बैक, है ना। सर मुझे व्हाट्सएप मैसेज पोस्ट कर देना। ओके एवरीवन, यस यस सर। अच्छे से Yes. स्टडी करो। एंड या बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, है ना। थैंक यू सर। थैंक यू, नाइस Thank टू you, मीट sir. यू ऑल। थैंक यू। Good evening, all. Good Good evening. evening. evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. कि कल तक जो हुआ था, इंपोर्ट्स किया है प्रोजेक्ट सभी ने। Yes, sir. यस सर। ओके, Yes, तो sir. पहला हम स्टार्ट्स कहते हैं डेटा ड्रिवन टेस्टिंग के टेस्ट केस। वेट वन। ओके, तो इसमें टेस्ट डेटा हमने क्रिएट किया था, एक टेस्ट डेटा एज वहां पर फर्स्ट यूजर नेम, पासवर्ड्स एंड रिजल्ट एज तो फर्स्ट यूजर नेम, पासवर्ड्स एंड एज वैलिड, इनवैलिड, इनवैलिड और वैलिड। तो टोटल टेस्ट डेटा कितने हैं इस पे, 5 है। ओके, तो रोज टोटल 5 एंड कॉलम्स 3 है। तो ये टेस्ट डेटा होने के बाद हमने नेक्स्ट स्टेप्स क्या किए थे, यहाँ पर फाइल एक क्रिएट की थी। सेम लॉगिन टेस्ट कैसे यूज कर रहे हैं, उसमें सिर्फ ऐड कर रहे हैं कि वो इफ मिस कंडीशंस ऐड कर रहे हैं उसमें। तो उसके लिए एक टेस्ट क्लास में टेस्ट केस कौन से, लॉगिन टेस्ट केस। तो लॉगिन टेस्ट केस में यहाँ पर हमने क्रिएट किया ये होम पेज का ये ऑब्जेक्ट, उसके बाद एक क्लिक माय अकाउंट एंड उसके बाद सेम स्टेप नेक्स्ट, उसके बाद कंडीशंस ऐड किए यहाँ पर। ओके, सभी ने गो थ्रू किया ये प्रोग्राम। यस सर। ओके, तो यहाँ पर कंडीशन एज क्या क्या था, ऐड एज एक्सपेक्टेड रिजल्ट, इक्वल, इग्नोर केस नहीं तो इक्वल सिंपल ऐड कर सकते हो। एज वैलिड जब होगा तो टारगेट पेज एज क्या होना, टारगेट पेज में जो भी मैसेज है लॉगिन करने के बाद का माय अकाउंट जो मैसेज है वो वैलिडेट्स कर रहे हैं यहाँ पर। सेम इज डिस्प्ले एंड मैसेज हेडिंग, तो यहाँ पर जो माय अकाउंट है वो हेडिंग वैलिडेट कर रहे हैं।
नेक्स्ट उसके बाद हमने स्टेप तो नेक्स्ट स्टेप ने और एक यहाँ पर कंडीशंस ऐड किए हैं। यहाँ पर और एक वेज है, डायरेक्टली इसके अंदर ही एलसीफ ऐड करके भी आप कर सकते हो। सेम टाइप के टेस्ट केस हमने डेटा ड्रिवन के टाइम्स लेते हैं, जो भी डेटा ड्रिवन टेस्टिंग थी तो उस टाइम्स कवर किया था डिफरेंट सेकंड वे से। तो यहाँ पर ही एलसीबी ब्लॉक्स लगा सकते हो, एलसी ऐड करके भी सेम यहाँ पर इफ कंडीशंस और एल्स ब्लॉक्स होगा। एल्स ब्लॉक में फर्स्ट वाली यहाँ पर जैसे ट्रू है, यहाँ पर सेकंड टाइम वो फॉल्स होगी। ओके, नेक्स्ट स्टेप्स वहां पर एक्सपेक्टेड इग्नोर केस इनवैलिड है, टारगेट पेज इज इक्वल्स टू ट्रू अगर होगा तो यहाँ पर टेस्ट केस एज अ फॉल्स फेल होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर टारगेट पेज नहीं आना चाहिए जब आप एज अ इनवैलिड एंटर करो। टारगेट में पेज में लॉगिन्स होगा और लॉगिन्स होने के बाद माय अकाउंट्स वहां पर शो होगा। ओके, तो ये क्रिएट किया हमने एक टेस्ट केस। ओके, नेक्स्ट उसके बाद एक्सेल सीट का एक यूटिलिटी क्लास क्रिएट किया था। एक्सेल यूटिलिटीज में यहाँ पर सिर्फ हमने जो भी डेटा फेच करना है मीन्स उसके लिए सेपरेट मेथड्स क्रिएट किए। मीन्स गेट रो काउंट्स मीन्स टोटल काउंट कितने फाइंड आउट करने के लिए एक सेपरेट मेथड क्रिएट किए, उसमें फाइल इनपुट स्ट्रीम्स और सेम यहाँ पर गेट लास्ट रो नंबर्स, इसे रो काउंट्स में लेगा आपको। सेम उसके लिए और एक मेथड्स क्रिएट की थी, सेल मीन्स कॉलम काउंट के लिए सेल काउंट्स की एक मेथड है, इसे रिटर्न्स क्या मिलेगा हमें, सेल काउंट्स मिलेगा। सेम यहाँ पर डेटा कौन से टाइप्स का है। ओके, तो जो भी डेटा होगा एक्सेल शीट का तो डेटा फेच करने के लिए गेट सेल डेटा नेम की एक मेथड। तो इसमें 3 इनपुट्स पैरामीटर, फर्स्ट वन सीट नेम पास करना पड़ेगा, सेकंड आपको रो नंबर्स एंड थर्ड वन कॉलम नंबर पास करना पड़ेगा यहाँ पर। ओके, तो एक एक्सेल यूटिलिटी क्लास में अगर आपको दूसरे टेस्ट केस में भी यूज करना है तो आपको जो भी कॉमन मेथड्स है, जैसे हमने यहाँ पर बेस क्लास में कॉमन मेथड कौन से क्रिएट किए थे, यहाँ पर 3 मेथड्स थे, रैंडम स्ट्रिंग्स, रैंडम नंबर, से कौन से भी क्लास में आप यूज कर सकते हो। सेम मेथड भी आप वहां पर भी ऐड कर सकते हो। अगर यहाँ पर थोड़ा बड़ा प्रोग्राम हो रहा है तो सेम एक कॉमन जेनेरिक यूटिलिटी क्लास क्रिएट करके वहां पर ऐड कर सकते हो मेथड। ओके, तो नेक्स्ट उसके बाद ये जो भी मेथड्स हो गए, मेथड के बाद हमने जो भी डेटा ड्रिवन टेस्ट केस में यूज क्या करना है हमें, वहां पर डेटा प्रोवाइडर एनोटेशन यूज पता है सभी को। डेटा प्रोवाइडर एनोटेशंस का एडवांटेज क्या है उसका, इसलिए यूज करते हैं डेटा प्रोवाइडर एनोटेशन। Single test case can be run by using multiple data sets. मल्टीपल सेट ऑफ डेटा अगर होगा Yes. पास तो एग्जीक्यूट करना है तो वहां पर हम डेटा प्रोवाइडर एनोटेशन यूज करते हैं। तो सेम टेस्ट केस में यहाँ पर ऐड किया है मैंने। तो यहाँ पर एक पाथ होगा, मेथड एक क्रिएट किए, स्ट्रिंग गेट डेटा नेम्स की एक मेथड है, उसके अंदर पाथ दिया है। पाथ कौन सा रहेगा, ये जो भी टेस्ट डेटा है। ओके, टेस्ट डेटा का पाथ दिया है। सेकंड, इसमें एक एक्सेल यूटिलिटी का एक जस्ट एज एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। उसके बाद यहाँ पर रो मेथड में से एक्सेल यूटिलिटी क्या है, ये क्या हो सकता है, ये प्री डिफाइंड क्लास है या यूजर डिफाइंड क्लास होगा, ये यूजर डिफाइन। Redefine. ये प्री डिफाइंड क्लास है एक्सेल No, no. यूटिलिटी User define. उस क्लास में मेथड कौन से है गाइस, नॉन स्टैटिक मेथड है। नॉन स्टैटिक मेथड Yes. कॉल करना है तो कैसे करोगे कॉल, Creating Yes. object. Create an object. ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। यही ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है सेम क्लास का। Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट में एज एक्सेल यूटिल नेम दिया, उसके अंदर मेथड है गेट रो काउंट। जब मैं इसको कॉल करूंगा एज अ सीट नंबर है, सीट नंबर एज अ सीट 1 जो भी पास होगी यहाँ पर सीट जो पाथ है, यहाँ पर पाथ हमने कहाँ पर दिया, ये एक्सेल यूटिलिटी क्लास में पाथ दिया है। एज यहाँ पर जो भी कंस्ट्रक्टर होगा, कंस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट किया है मैंने, स्ट्रिंग पाथ का कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है। मींस जो भी पाथ दे रहे हो आप के पाथ यहाँ पर पास होगा। पाथ में इसके एक्सेल यूटिलिटीज में पाथ ये जो भी होगा हर एक के लिए सेम पाथ रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट गेट रो काउंट, तो गेट रो काउंट्स कहाँ पर मेथड है, एक्सेल यूटिलिटी क्लास में, और उसमें पाथ एज सेम पास हो रहा है। उसके सीट नंबर 1 का हमें क्या चाहिए, रिटर्न गेट में से रो काउंट हमें यहाँ पर रिटर्न मिलेगा। ओके, लाइक 5 है तो यहाँ पर 5 मिलेगा हमें रो काउंट। सेकंड और एक मेथड मैंने क्रिएट किया गेट सेल काउंट, तो इसमें सीट 1 और सेट जब हमें सेल में कॉलम्स का काउंट्स फाइंड आउट करना पड़ता है तो तब हमें एक रो कंसीडर करना पड़ता है। तो यहाँ पर एज अ 2 इनपुट्स पैरामीटर है, फर्स्ट वन एज अ सीट नेम एंड सेकंड वन इज द रो नंबर्स। ओके, तो यहाँ पर जो गेट रो नंबर्स है तो यहाँ पर जस्ट रो डॉट गेट सेल गेट क्लास सेल, तो इससे हमें रिटर्न्स क्या मिलेगा,
कॉलम काउंट मिलेगा। ओके, यहाँ तक समझ में आया सभी कोई 373 लाइन नंबर तक? Yes. उसके बाद हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, डेटा जो भी है ओके क्रिएटेड फॉर 2 डायमेंशनल एरे, तो 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट किया एज अ लॉगिन डेटा नेम्स का। ओके, तो यहाँ पर हमें 2 डायमेंशनल में 2 फॉर लूप्स लगेंगे, एक रो के लिए और सेकंड वन कॉलम के लिए लगेगा। ओके, तो फर्स्ट स्ट्रिंग फर्स्ट नंबर यहाँ पर डायमेंशन में जो भी हम क्रिएट करते हैं एरे, तो उसमें मैंडेटरी क्या होता है, हमें इंडेक्सिंग पास करनी पड़ती है। तो टोटल रोज, तो यहाँ पर जितने भी मिल रहे हैं हमें यहाँ पर काउंट पास कर रहे हैं। अगर मैंने सीट नंबर चेंज किया, सीट नंबर 2 है यहाँ पर, तो 2 में कितने रोज है उसका काउंट आएगा यहाँ पर। सेम अभी सीट 1 में रोज कितने, उसका काउंट हमें टोटल रोज में स्टोर हो रहा है। सो सेम काउंट में से यहाँ पर हम पास कर रहे हैं और टोटल कॉलम्स का काउंट। ओके, तो ये लॉगिन डेटा। उसके बाद फॉर लूप इटरेट कर रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट वन रो के लिए और सेकंड वन कॉलम के लिए। तो इंटीजर i इज इक्वल टू 0, मींस 1 से क्यों लिया है, क्योंकि फर्स्ट में डेटा क्या है वहां पर एज अ यूजर नेम एंड पासवर्ड है, 0 इंडेक्सिंग के लिए। हमें इटरेट कहाँ से करना है, 1 से करना है इटरेट, तो इसलिए हमने यहाँ पर 1 से स्टार्ट किया है सेम। उसके बाद टोटल रोज मींस कहाँ तक इटरेट करना है, जितने हमें यहाँ पर रोज हो गए वहां तक हमें इटरेट करना है, प्लस प्लस सेम कॉलम्स के लिए होगा आई इंटीजर j इज इक्वल टू यहाँ पर 0 आएगी वैल्यू, 0 से हमें स्टार्ट करना है टोटल कॉलम्स नंबर प्लस j प्लस प्लस, और उसके बाद जो भी ये डेटा है तो इसके लिए मेथड एक्सेल यूटिल्स डॉट सेल डेटा। तो ये मेथड है, मेथड कैसी है, 3 इनपुट्स पैरामीटर मेथड है। फर्स्ट वन हमें यहाँ पर सीट नंबर पास करना है, हमें सीट नेम, सेकंड रो काउंट एंड कॉलम काउंट। तो यहाँ पर इसको पास किया है और डेटा एज i-1, क्योंकि लास्ट में जो भी कॉलम्स होगा उसकी इंडेक्सिंग अगर आपने यहाँ पर दिया है तो वहाँ पे नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगा और डेटा प्रेजेंट नहीं होगा, इसलिए i-1 डेटा यहाँ पर पास किया। और इससे रिटर्न सेम प्रोग्राम्स हमने लिया डेटा प्रोवाइडर के टाइम लिया था, बट वहां पर हम डेटा डायरेक्टली पास कर रहे थे, कौन सा हार्ड कोडेड वैल्यूज हमने पास की थी। बट यहाँ पर अभी डेटा कौन सा कोड कौन सा ऐड किया यहाँ पे, एक्सेल से डेटा फेच करने का। सेम प्रोग्राम्स कहाँ पर था, डेटा प्रोवाइडर एनोटेशन में ये प्रोग्राम था। यहाँ पे अभी जो हार्ड कोडेड वैल्यूज है इसकी जगह डेटा मिस प्रोग्राम कौन सा ऐड किया है, पैरामीटराइजेशन का। समझ में आया सभी को एक कोड? सर वो आरे क्यों लिया सर, 2D आरे, वो बताओ सर। कौन सा, ये वाला? यस। रिटर्न टाइप्स क्या होते हैं डेटा प्रोवाइडर्स का? तो डेटा कैसे क्रिएट करना पड़ेगा हमें, रोज एंड कॉलम्स, सिंगल इसमें हो सकता है डेटा। रोज एंड कॉलम अगर स्टोर करने हैं सिंगल एरे में क्रिएट कर सकते हैं, जो कि नॉर्मल एरे है उसमें। नो सर। एरे के टाइम था प्रेजेंट, यस सर। तो उस टाइम लिया था सेम प्रोग्राम 2 डायमेंशनल एंड सिंगल डायमेंशनल एरे, दोनों भी हुए थे क्लास में। यस सर। वहां पर है वो प्रोग्राम टेस्टिंग जी, कौन सा प्रोग्राम, ये फर्स्ट ही प्रोग्राम यहाँ पर एरेज, एरेज में लास्ट वाला प्रोग्राम्स होगा एक 2 डायमेंशनल एरे। ओके, तो 2 डायमेंशनल एरे है तो उसमें रोज एंड कॉलम्स होते हैं, जो भी यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप्स सेम टाइप्स का है। यहाँ पर अभी जो वैल्यूज पास किए, वैल्यूज की जगह वेरिएबल्स नेम्स है जो हमने यहाँ पर क्रिएट किए थे। ओके, यहाँ पर क्रिएट किया है 2 डायमेंशनल एरे लॉगिन डेटा का, और उसके अंदर यहाँ पर हार्ड कोडेड डायरेक्टली अगर पास करना है तो कर सकते हो, बट हमें काउंट्स एग्जैक्ट पता नहीं होता, इसलिए हमने जो भी रो नंबर्स एंड कॉलम नंबर से फेच किया है वो वेरिएबल्स नेम यहाँ पर पास कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप्स क्या हो गया, अभी क्रिएट किया है यहाँ पर डेटा प्रोवाइडर नेम इज इक्वल्स टू क्या दिया, इसको लॉगिन डेटा दिया है। ओके, लॉगिन डेटा के बाद हमें क्या करना है यहाँ पे, टेस्ट डेटा प्रोवाइडर इज इक्वल्स टू लॉगिन डेटा। ओके, तो उसके बाद अभी एग्जीक्यूशन कैसे करना पड़ेगा इसका, नॉर्मल टेस्टिंग जी फाइल, सॉरी एक्सएमएल फाइल या टेस्ट क्लास से कैसे करोगे एग्जीक्यूशन? जितने भी अभी प्रोग्राम्स है फ्रेमवर्क्स के अंदर, हमें हर एक प्रोग्राम कहाँ से एग्जीक्यूट करना है, एक्सएमएल फाइल। अगर इससे रन किया तो मैं वहां पर एज अ बिफोर क्लास का एक ऑप्शनल का एरर आएगा, वहां से रन किया है। ओके, तो सेम एरर्स ये आएगा, बिफोर क्लास मेथड सेटअप हैज नॉट बीन मार्क्ड एज अ ऑप्शनल सर डिफाइन। ओके, तो हमें एग्जीक्यूशन कैसे करना पड़ेगा इसका, एक्सएमएल फाइल थ्रू। ओके, तो एक कॉमन एक्सएमएल फाइल है, तो एक्सएमएल फाइल में लॉगिन टेस्ट डेटा के ऐड किए फाइल
उस टेस्ट केस ऐड किया है यहाँ पे, उसके बाद रन करने के बाद टेस्ट केस काउंट कितना आएगा अब? आएगा काउंट जितना डेटा वो टाइम आएगा जितना डेटा है 5 है, तो वहां पर डेटा कितना है? 5 एग्जीक्यूशन 5 5 आउट ऑफ 5 पास होने चाहिए टेस्ट केस। सर हमें सिंगल डेटा पास करना होगा एक्सेल शीट से, तो फिर कैसे करेंगे? कौन सा? जो भी है नहीं, जैसे एक ही यूजर ने पास करना है। सिंगल यूजर्स के लिए टेस्ट डेटा से हम कहाँ से पास करते हैं? कॉन्फ़िग फाइल से एक ही यूजर वहां से करना पड़ेगा। ओके, ये मल्टीपल डेटा होगा तो फिर अपन एक्सेल शीट से यूज करते हैं। इसके प्रोग्राम्स आपको रियल टाइम में जाके राइट करने की जरूरत नहीं होती, एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क ही होता है। क्रिएट एक वन टाइम एक्टिविटी है, जो भी मेथड्स क्रिएट किए हैं प्लस ये जो मेथड्स किए वन टाइम एक्टिविटी, जब फ्रेमवर्क डेवलप्स होता है उस टाइम क्रिएट करके रखते हैं। उसके बाद आपको जस्ट एक मेथड्स कॉल करने पड़ते हैं वहां पे। तो एग्जीक्यूशंस यहाँ पर एग्जीक्यूशंस होगा टोटल 5 आउट ऑफ 5 टेस्ट केसेस पास होने चाहिए। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। लॉगर्स का समझ में आया सभी को? कॉन्फ़िग फाइल प्लस लॉगर, या डाउट है उसमें भी अभी तक? सर वो सर्च टेस्ट का जो टेस्ट केस है ना सर, उसमें जो अपन ने असर्ट फॉल्स यूज किया है स्टेटमेंट में, वेट, तो वो सर वो मैसेज प्रिंट नहीं करता है सर, वो नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन थ्रो करता है। ओके, तो ये रिजल्ट टोटल 5 आउट ऑफ 5 टेस्ट केसेस पास हो गए। तो इसका रिपोर्ट में सिंपल, अब कौन से रिपोर्ट्स टेस्ट इंजन थ्रू कौन से ग्रेड होते हैं? एक तो ईमेल एंड सेकंड वन HTMLs। ओके, तो index.html, यहाँ पर टेस्ट केस, तो ये ऑल टेस्ट केस आर पास। ओके, कल की कौन सी टेस्ट केस? सर्च अकाउंट, सर्च के सर, मैंने जो सर्च का किया था सर, जैसे एल्स है ना सर, तो इसमें अपन ने फॉल्स किया है सर, ये नहीं असर्ट sp.product_display, तो वो मैसेज नहीं प्रिंट करता सर, अनएक्सपेक्टेड वाला, वो नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन थ्रो करता है। लाइन नंबर कौन सी? लाइन नंबर 38 अनएक्सपेक्टेड इज डिस्प्ले assert false। ओके, इसमें क्या हो रहा है? मुझे नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन थ्रो करता है सर, जब मैंने वैल्यू चेंज की या कुछ भी किया था। यहाँ पर वैल्यूज मींस डेटा भी, अगर डेटा प्रोवाइडर में सिंगल एक जस्ट डेटा प्रोवाइडर्स का पता है कैसे वर्क होता है वो, तो यहाँ पर और कंडीशंस ऐड करने पड़ेंगे इफ एल्स कंडीशंस में। अगर डेटा इसमें चेंज किया आपने कुछ डेटा, मिस वहां पर डेटा नहीं आ रहा है, मिस वो एलिमेंट्स XYZ वैल्यू पास के, XYZ का तो प्रोडक्ट्स नहीं होगा वहां पर, तो वहाँ पे नो सच प्रोडक्ट्स का है, मिस प्रोडक्ट्स फाइंड आउट नहीं होगा, तो वहां पर कंडीशंस ऐड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर डेटा एज ट्रू की जगह क्या ऐड करना पड़ेगा हमें? फॉल्स ऐड करना पड़ेगा। एक्सपेक्टेड क्या होना चाहिए वहां पर? फॉल्स डेटा। यस, तो यहाँ पर अपडेट करने पड़ेंगे थोड़े बार चेंजेस इसमें। ओके सर, तो एल्स पार्ट अपने को रन होना होगा, तो अपने को ट्रू की जगह फॉल्स करना पड़ेगा। यस, फॉल्स करके एग्जीक्यूट कर सकते हो, और इसमें भी और एक कंडीशंस ऐड करने। ये सिंपल पॉजिटिव टेस्ट केस के लिए मैंने क्रिएट किया, नेगेटिव में से इनवैलिड डेटा होगा तो वहां पर कंडीशन ऐड करनी पड़ेगी। इसमें तीनों भी वैलिड डेटा है सब। यस सर। तो ये पॉजिटिव टेस्ट केस के लिए क्रिएट किया था प्रोग्राम। नेक्स्ट हेलो सर। सर एक डाउट था, ये बेस क्लास में अपना प्रॉपर्टी कॉन्फ़िगरेटर फाइल मेरे सिस्टम में ये नहीं कर रहा, दिखाता ही नहीं है प्रॉपर्टी कॉन्फ़िगर। हाँ, सो सर्च किया था मैंने समथिंग, वो log4j1 से 4j2 को हम लोग ये करते ना, माइग्रेट करते, उससे रिलेटेड बोल रहे कुछ नोट पे। मैंने मींस डायरेक्टली नहीं आ रहा है ना, एक काम करो, ये जो भी यूटिलिटी मींस इंपोर्टेड ये क्लासेस है यहाँ पर, ओके, तो मैन्युअली ऐड कर दो वहां पर। पिंग किसी ने तो पिंग किया था, सेम एरर्स आ रहे थे मींस वो लॉगर्स के लिए, तो लॉगर के लिए पर रिमूव कर दो जो भी इंपोर्टेड हुआ है, और सेम जो एज इट इज है ये प्रोजेक्ट में, सेम वहां पर कॉपी पेस्ट कर दो। मैं ग्रुप के ऊपर ये सब शेयर करता हूँ प्रोजेक्ट्स प्रोग्राम्स को, तो वहां से कॉपी पेस्ट करो। मेन इशू क्या हो रहा है इसमें, जो इंपोर्टेड है ना, इंपोर्ट्स है वो डिफरेंट से इंपोर्ट कर रहे हैं, मींस अलग अलग है इसमें भी, प्रॉपर्टी फाइल में भी।
ओके, तो दूसरा अगर आपने इंपोर्ट किया तो क्लास मिस मेथड उसके अंदर से नहीं मिलेंगे और एरर शो कर रहा है वहाँ पे। सर मुझे ना रीड कॉन्फ़िगरेशन वाला जो क्लास वो किया है उसमें एरर आ रहा है। मैंने उसको ट्राई कैच ब्लॉक में भी हैंडल करने की कोशिश करी बट स्टिल एरर आ रहा है बेस क्लास में। बेस क्लास में वही बोल रहा हूँ ना, ये रीड कॉन्फ़िगरेशन है ना, इंपोर्टेड कौन सा इंपोर्ट्स किया है एक बार क्रॉस वेरीफाई करो। ये बिट से शेयर करता हूँ मैं चार्ट में, ये कॉपी पेस्ट करके रखो। ये सेम इंपोर्ट्स करो वहां पर, तो दूसरा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं उसमें, सिर्फ इंपोर्ट में इश्यूज आ रहे हैं आपके इसमें। ठीक है कि सेम ही आप यूज कर रहे हो लॉग, जो भी pom.xml वर्जन तो सेम है, तो मेथड्स तो आने चाहिए उसके अंदर। log4j का बताना है फिर से कॉन्फिग फाइल का। सर एक बार हाँ सर, एक बार बता दो। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशंस नोट्स रीड किया है किसी ने कल के या नहीं? देखा ही नहीं होगा इसमें तो यहाँ पर मैंने मेंशंस किया है कॉन्फिग प्रॉपर्टी फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सब मेंशंस किया था मैंने। ओके, तो कॉन्फिग फाइल प्रॉपर्टी का यहाँ पर व्हाट इज द यूज ऑफ कॉन्फिग फाइल प्रॉपर्टीज है, उसके बाद हाउ टू क्रिएट द कॉन्फ़िगरेशंस फाइल। ओके, config डॉट प्रॉपर्टी फाइल, तो यहाँ पर ओपन इक्लिप्स करना है, राइट क्लिक ऑन न्यू एंड फाइल एंड एक्सटेंशंस क्या देना है, उसका प्रॉपर्टीज एज एक्सटेंशन देना है। उसके बाद क्रिएट करते टाइम क्रिएट अ जावा क्लास नेम एज अ रीड प्रॉपर्टी फाइल डॉट जावा इनसाइड द सेम प्रोजेक्ट वेयर कॉन्फिग फाइल्स इज क्रिएटेड। ओके, सेम उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ओके, ऑब्जेक्ट एज अ प्रॉपर्टीज न्यू इज इक्वल्स टू न्यू प्रॉपर्टीज नेम का, तो एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। उसके बाद रीड करने के लिए डेटा क्या है वहां पर एज अ फाइल इनपुट स्ट्रीम। ओके, स्टेप बाय स्टेप मैंने कल ये मेंशंस किया था। उसके बाद न्यू एज अ लोकेशन, यहाँ पर लोकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी फाइल यहाँ पर पास करना है, और सेकंड ऑप्शन क्या था, फाइल एफ इज इक्वल्स टू न्यू फाइल, और ये जो भी इसके अंदर लोकेशंस होगा तो यहाँ पर आपको पाथ पास करना पड़ेगा, और यहाँ पर सिर्फ इन नेम्स आएगा, फाइल का नेम आएगा। ओके, सेम नाउ वी हैव द लोड द प्रॉपर्टी फाइल, यूज प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट टू लोड द प्रॉपर्टीज फाइल यूजिंग prop में से वेरिएबल्स नेम डॉट मेथड नेम कौन से है, लोड नेम के मेथड है यहाँ पर एज अ फाइल इनपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, लोड करना पड़ेगा। ओके, तो ये जो भी ऑब्जेक्ट मींस आईपी वैल्यूज वहां पर पास करनी पड़ेगी। नाउ वंस द config फाइल इज लोडेड वी नीड टू रीड द प्रॉपर्टीज of the config files. Property object give us a get property method which takes the keys of the properties. Okay, तो यहाँ तक सेम ये जो भी प्रॉपर्टी फाइल्स ये क्रिएट किए हैं, प्रॉपर्टी फाइल्स के बाद यहाँ पर लोड किया ये प्रॉपर्टीज डॉट गेट लोड। ओके, सेम क्लास को हम क्या करें, इसे यहाँ पर मेथड्स क्रिएट किए, यूजर डिफाइंस मेथड्स है, में से जस्ट आप नेम कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पर गेट एप्लीकेशन यूआरएल मुझे पेज करना है, तो यहाँ पर एप्लीकेशन यूआरएल जो भी होगा वहाँ पर एज ए कीज एंड वैल्यूज के फॉर्मेट में डेटा है, जो भी फाइल है। ओके, कॉन्फिग फाइल, तो कीज एंड वैल्यूज के फॉर्मेट में डेटा है। एज ए एप्लीकेशन यूआरएल जब एंटर करोगे तो हमें वैल्यूज उससे रिटर्न्स क्या मिलेगी, यूआरएल मिलेगा। ओके, सेम उसके बाद यहाँ पर और एक 2 मेथड्स थे, यूजर नेम्स एंड पासवर्ड, यूजर ईमेल एंड पासवर्ड नेम्स की मेथड है। ओके, prop डॉट गेट प्रॉपर्टी एज ईमेल एंड यहाँ पर सेम गेट प्रॉपर्टी एज अ पासवर्ड्स, मींस रिटर्न्स क्या मिलेगा हमें, यूजर नेम एंड पासवर्ड मिलेगा यहाँ पर। और उसके बाद और एक मेथड्स क्रिएट किया था मैंने, गेट प्रॉपर्टीज एज अ स्ट्रिंग एज ए इनपुट्स पैरामीटर दिया, जो भी आप वैल्यूज पास करोगे इसके अंदर के, मींस अगर मैंने यहाँ पर एज अ पासवर्ड भी पास किया तो मुझे रिटर्न्स क्या मिलेगा, उसकी वैल्यू मिलेगा। तो ये क्लास क्रिएट किया है, ये भी यूजर डिफाइंड क्लास है। ओके, उसके बाद यहाँ पर जो भी मेंशंस क्या, मेक श्योर यू यूज द सेम कीज एज अ मेंशन इन द प्रॉपर्टी फाइल, दिस केस एंड दिस इज केस सेंसिटिव। ओके, तो के अगर आपने स्मॉल केस की जगह पर केस का दिया वहां पर लोअर केस अपर केस कुछ भी चेंज किया तो प्रॉपर्टीज रीड नहीं होगी वहां से। नेक्स्ट उसके बाद हमने क्या किया, सेम कॉन्फिग फाइल का यहाँ पर एक क्लास है, क्लास के मेथड्स हमें फेच करना है और कॉल करने हैं। तो क्या करना पड़ेगा, हमें जिस क्लास में कॉल करना है उस क्लास में ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा उसका। तो यहाँ पर क्या किया है, एज अ रीड कॉन्फ़िगरेशंस डॉट इज इक्वल्स टू न्यू रीड कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो ये क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसके बाद ये वेरिएबल नेम है, तो वेरिएबल्स नेम डॉट गेट एप्लीकेशन यूआरएल्स, तो ये मेथड कॉल होगी यहाँ पर एप्लीकेशंस की।
उसके बाद सेम और स्टोर किया है बेस यूआरएल्स। तो यहाँ पर रिटर्न बेस यूआरएल में वैल्यूज क्या स्टोर होगी, यहाँ पर एप्लीकेशन यूआरएल स्टोर होगा। ओके, सेम यहाँ पर यूजर ईमेल, जब हम कॉल करेंगे इसको यूजर ईमेल को, तो यूजर ईमेल में स्टोर होगी, क्योंकि ये कॉमन नहीं, हर एक में लॉग इन करना है तो ये यूज होने वाले तीनों भी मेथड में बेस यूआरएल तो लगेगा, सेम यूजर नेम पासवर्ड्स दोनों भी लगे, तो इसलिए यहाँ पर ही क्रिएट कर। यहाँ पर अगर नहीं क्रिएट करे तो हमें फिर से कहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा, सेकंड लॉगिन क्लास में भी क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पर जो भी लॉगिन टेस्ट केस है यहाँ पर क्रिएट किया, क्या हो जस्ट मैंने क्या किया, एक्सटेंड किया है, मैं एक्सटेंड किया तो जो भी वेरिएबल्स है वो भी आएंगे यहाँ पर, वेरिएबल्स नेम डायरेक्टली यहाँ पर मैंने पास किया। अगर मैंने यहाँ पर एक्सटेंड ही नहीं किया इस क्लास को तो यहाँ पर एरर शो होगा, क्योंकि जो भी लॉगर्स है प्लस यूजर नेम पासवर्ड्स है कि ये सब कहाँ से आ रहे हो, बेस क्लास से आ रहे हैं। बेस क्लास। तो इतने चेंजेस तो आपके में इतने ही है, प्रॉपर्टी फाइल क्रिएट करना है और उसके बाद यहाँ पर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और उसके मेथड्स कॉल करने हैं। इसमें ज्यादा इश्यूज और एरर्स तो आने नहीं चाहिए और अंडरस्टैंडिंग के लिए भी सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सेम टाइप्स का हमने प्रोग्राम स्टार्टिंग में देखा था, वो माविन प्रोजेक्ट के लिए एक प्रॉपर्टी फाइल एज मेथड क्रिएट की थी और वहां से डेटा रीड किया था। सेम उसके बाद और एक कौन सा है, लॉगर जनरेट करने के लिए, उसके लिए स्टेप्स क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है, डिपेंडेंसी ऐड करना है, सेकंड स्टेप प्रॉपर्टी फाइल ऐड करना है, वो भी प्री डिफाइन ही होगी। मैं जस्ट आपको टेम्पलेट मिलेगा, उसमें चेंजेस क्या करने इस प्रॉपर्टी फाइल में, पाथ देना है आपके प्रॉपर मींस जो भी लॉग्स नेम्स क्रिएट कर रहे हो आप, लॉग का यहाँ पर है लॉग्स, इसका पाथ हमें जस्ट यहाँ पर पास करना है, src टेस्ट रिसोर्स एंड जो भी नेम्स XYZ नेम्स भी दे सकते हैं यहाँ पर, ऑटोमेशन एक्सटेंशन उसका डॉट लॉग रहेगा और सेकंड उसका डॉट HTML होगा। ओके, तो ये लॉग्स में ऐड होगा। सेम यहाँ पर लॉग प्रॉपर्टी फाइल्स के बाद स्टेप्स क्या होगी, नेक्स्ट बेस क्लास में जाना है, बेस क्लास में यहाँ पर एज ए लॉगर्स नेम, तो ये लॉगर तो क्या है, ये लॉगर एज अ क्लास है। ओके, तो लॉगर एज अ पब्लिक क्लास, लॉगर एक्सटेंड इसका पेरेंट क्लास कैटेगरी है। तो सिंपल ध्यान क्या करना है, यहाँ पर एक ग्लोबली क्रिएट किया है लॉगर्स नेम का वेरिएबल, उसके बाद यहाँ पर फिर से लॉगर्स डॉट गेट लॉगर मेथड। ओके, तो ये मेथड यहाँ पर प्री डिफाइन मेथड है, यूजर डिफाइन मेथड नहीं है। ओके, तो ये प्री डिफाइन गेट लॉगर मेथड है और उसमें ऑटोमेशन फ्रेमवर्क या जस्ट आप नेम दे सकते हो 14 सितंबर ऑटोमेशन फ्रेमवर्क। ओके, तो यहाँ पर नेम दिया है, उसके बाद हमें लोड करना है, कॉन्फ़िगर करना है प्रॉपर्टी फाइल, तो इसके लिए क्लास है एक एज और मेथड स्टैटिक्स टाइप की मेथड है, तो डायरेक्ट कॉल कर सकते हो प्रॉपर्टीज कॉन्फ़िगर डॉट और उसके अंदर ही सब मेथड्स एज अ प्रॉपर स्टैटिक्स टाइप के, तो क्लास नेम्स डॉट वेरिएबल्स नेम से यहाँ पर कॉल किए कॉन्फ़िगर और उसमें पास क्या करना है, आपके प्रॉपर्टी फाइल का पाथ पास करना है और उसके बाद मेथड डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो लॉगर्स डॉट इन्फो। तो इन्फो में भी टू टाइप्स है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन, एक फर्स्ट वन कॉल करना है आपको, डायरेक्टली मैसेज पास करना है और सेकंड जो भी एरर्स आएगा उसके लिए भी आप ऐड कर सकते हैं वहाँ पे इंफॉर्मेशन से। ओके, तो इतने चेंजेस आपको करने में ऐड करने लॉगर जब प्रिंट करना है और एक हर एक फ्रेमवर्क्स में प्री डिफाइन होता है, स्टार्टिंग में स्टेप फर्स्ट टेस्ट केस क्रिएट करने के बाद ये लॉगर्स रिलेटेड एक्सटेंड रिपोर्ट रिलेटेड सब क्लासेस यूटिलिटी क्लासेस सब ऐड करते हैं प्लस प्रॉपर्टीज फाइल के। उसके बाद जहां पर भी रिक्वायर्ड है वहां पर हमने जस्ट एक लॉगर इन्फॉर्मेशन, सेटिंग ऑफ द ब्राउजर, सेम यहाँ पर भी लॉन्चिंग क्रोम ब्राउजर, फायरफॉक्स ब्राउजर, एज ब्राउजर्स एंड इनवैलिड ब्राउजर नेम, जस्ट लॉग्स प्रिंट किए, मींस हर एक स्टेप्स के लॉग्स प्रिंट हो गया जब एग्जीक्यूशन होगा। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर और एक ब्राउजर्स लॉन्च सक्सेसफुली दिया है और लास्ट में अगर क्लोज करना है तो यहाँ पर क्लोजिंग द ब्राउजर्स और क्लोज होने के बाद जस्ट ब्राउजर क्लोज सक्सेसफुल। ओके, तो ये हमने ऐड किए बेस क्लास में, सेम टेस्ट क्लास में भी बेस क्लास को एक्सटेंड किया तो ऑटोमेटिकली लॉगर रिलेटेड सब आएगा यहाँ पर, लॉगर डॉट इन्फो स्टार्टिंग टेस्ट केस 2 3, तो यहाँ पर मेंशन में जो भी ऐड करना है आपको स्टेप वाइज यहाँ पर भी ऐड कर सकते हो। इसके बाद जो भी एंटर द यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड्स, ये वैल्यू सब ऐड कर सकते हैं। 3 स्टेप आपको जस्ट फॉलो करने, क्रिएट मींस ऐड करना है, उसके बाद प्रॉपर्टी फाइल क्रिएट करनी है और बेस क्लास में उसका पाथ देना है। तो ये हो गया लॉगर रिलेटेड। नेक्स्ट अब स्टेप ये ब्रोकन लिंक एक मैंने ऐड किया था टेस्ट केस, पता है सभी को हाउ टू फाइंड आउट द ब्रोकन लिंक? यस सर। यस। ओके, तो सेम प्रोग्राम्स कॉपी पेस्ट किया, यहाँ पर ज्यादा चेंजेस नहीं, बट यहाँ पर अभी जो भी यूआरएल्स होगा, हमने जो ब्रोकन लिंक का प्रोग्राम देखा था उसमें क्या थे, सिंपल एक जावा की क्लास में वहां पर मेथड नेम मेन मेथड्स थी प्लस यूआरएल पास किए थे, बट अभी यूआरएल सब कहाँ पर प्रेजेंट है, उस यूआरएल्स
कॉन्फ़िग फाइल। URL कॉन्फ़िग फाइल में प्रेजेंट है। सेम एप्लीकेशंस बिफोर क्लास में और आफ्टर क्लास है, और जस्ट आपको यूज क्या करना है यहाँ पर, @टेस्ट एनोटेशंस। ओके वेट, कौन सा प्रोजेक्ट फाइल है, मल्टीपल लिंक्स। ओके तो ये सेम प्रोग्राम्स कॉपी पेस्ट किया है वहां पर, बट ये जो भी स्टार्टिंग के स्टेप्स हो गए वो वहां पर नहीं हो गए। ओके तो ये लेट मी ओपन दिस प्रोग्राम। ओके तो ब्रोकन लिंक से पहले हमने जो भी पेज क्लास है, ओके पेज क्लास के ऊपर टू में जो भी टैग नेम्स लगेंगे उसके लिए फर्स्ट वन एंकर टैग में से टैग लगेगा और सेकंड वन इमेज टैग लगेगा। तो उसके लिए एज अ रिटर्न टाइप्स क्या होना चाहिए इसका, मींस एज अ एक सिंगल एलिमेंट्स मिलेगा क्या यहाँ पर, तो इसलिए हमने रिटर्न टाइप्स वेब एलिमेंट की जगह क्या दिया है, लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट्स और ऑल लिंक्स दिया है, प्लस इमेज के लिए जितने भी इमेजेस हो गए तो ऑल इमेजेस। टू मेथड्स में से यहाँ पर एनोटेशंस ऐड किए @find by। उसके बाद सेम एनोटेशंस का हमने यहाँ पर मेथड्स क्रिएट किया। फर्स्ट मेथड एज अ गेट ऑल लिंक्स एंड इमेजेस के एज अ रिटर्न टाइप, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया अरे लिस्ट, और इसमें एलिमेंट्स डॉट जितने भी आएंगे वहां पर ऐड ऑल हो जाएंगे इमेजेस एंड लिंक्स, और रिटर्न हमें एज अ एलिमेंट्स रिटर्न दिया है, और लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट्स रिटर्न टाइप में। ओके एक मेथड से ये भी यूजर डिफाइन मेथड, सेम प्रोग्राम जो हमने वहां पर मेंशन किया था यहाँ पर गेट एक्टिव लिंक्स के लिए, इसमें कोड एंटर किया है और उसमें href प्लस जावास्क्रिप्ट का अगर कौन से लिंक्स होगी वहां पर एज नल जावास्क्रिप्ट मेंशन होगा तो इनवैलिड ही कंसीडर होगी लिंक्स। ओके href एज नल अगर होगा प्लस जावास्क्रिप्ट, तो इसके लिए एक जस्ट गेट एक्टिव लिंक्स के लिए एक मेथड क्रिएट किया। तो दोनों भी मेथड्स कहाँ पर है प्रेजेंट, होम पेज के क्लास में, पेज क्लास में प्रेजेंट है। उसके बाद अभी क्या करना है आपको, टेस्ट क्लास है ब्रोकन लिंक्स नेम का, तो यहाँ पर एक ब्रोकन लिंक और यहाँ पर कॉल किया है उसको, तो यहाँ पे जस्ट वैलिडेट ब्रोकन लिंक दिया है प्लस मेथड नेम, उसके बाद लॉगर्स और मेथड। फर्स्ट हमें कॉल कौन से क्लास की करनी है, वो क्लास का नेम मेंशन किया है, तो यहाँ पर होम पेज इक्वल्स टू न्यू होम पेज। उसके बाद लाइन बाय लाइन से यहाँ पर जस्ट ऐड किए है लॉगर्स। सेम अभी मेथड्स गेट ऑल लिंक्स एंड इमेजेस से मेथड्स कहाँ पर प्रेजेंट है, होम पेज में। तो यह इसे रिटर्न्स क्या मिलेगा हमें मेथड से, एज अ लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट्स मिलेगा, तो ऑल लिंक्स एंड इमेजेस यहाँ पर रिटर्न्स मिलेगी जो भी रिटर्न वैल्यूड्स हो गए, प्लस गेट एक्टिव लिंक्स। तो ये गेट एक्टिव लिंक्स का भी रिटर्न टाइप क्या है, जो भी मेथड्स क्रिएट किया इसका रिटर्न टाइप्स देखना है, तो यहाँ पर एज अ लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट है, तो यहाँ पर भी हमें क्या मेंशन करना पड़ेगा, लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट, और उसके बाद साइज जस्ट प्रिंट किया एक्टिव लिंक की साइज। सेम कोड रहेगा जो भी हमने यहाँ पर देखा था एक्टिव लिंक्स, तो यहाँ पर एज अ इनिशियल काउंट जो है यहाँ पर ब्रोकन काउंट, और सेम कोड वहां पर कॉपी पेस्ट किया है जो यहाँ पर लॉजिक मेंशंस है। ओके ये लॉजिक सेम लॉजिक यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया है इसके अंदर, ट्राई कैच ब्लॉक वेब एलिमेंट्स एंड ए कोड। तो इससे स्टेटस कोड अगर ग्रेटर देन 400 होगा तो लिंक एज अ कंसीडर क्या करनी चाहिए, एज अ ब्रोकन लिंक्स हो गया। तो जब एग्जीक्यूशंस करेंगे तो फर्स्ट जो भी होम पेज है उसके ऊपर के जितने भी लिंक्स है एग्जीक्यूशंस करना है, तो हमें कहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, ये testing.xml फाइल में। ओके तो यहाँ पर testing.xml फाइल, दिस वन कौन सा फ्रेमवर्क, ओके तो यहाँ पर ब्रोकन लिंक ओके तो टोटल जितने भी लिंक्स हो गए सब काउंट, फर्स्ट काउंट मिलेगा उसका, और उसके बाद एक एक लिंक्स चेक होगी। के मिल रहा है यहाँ पर आउटपुट्स में, फर्स्ट लिंक चेक करो यहाँ पर जो वैलिड लिंक, स्टेटस कोड्स, स्टेटस कोड यहाँ पर प्रिंट नहीं हो रहा है, कहाँ पर चेंजेस करने पड़ेंगे स्टेटस कोड को अगर प्रिंट करना है तो। एक मिनट, कहाँ पर आ रहा है स्टेटस कोड, ओके यहाँ पर आ रहा है 200। ओके तो यहाँ पर हमें प्रिंट करना है एज अ स्टेटस कोड, तो ये चेंजेस करने पड़ेंगे। समझ में ऐसा भी कोई प्रोग्राम, एग्जिस्टिंग प्रोग्राम है जो सिस्टमेटिक वे से हमने फ्रेमवर्क्स में ऐड किया है प्रोग्राम।
कि तो यहाँ पर स्टार्टिंग में भी ऐड कर सकते हो स्टेटस कोड और URL जो पास करे, नहीं तो यहाँ पर जस्ट स्पेस ऐड कर दो एक। ओके, किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। No, sir. नेक्स्ट अब ग्रुपिंग का देखते हैं। मैं जो भी ग्रुपिंग्स पता है सभी को टेस्ट इंजन में होता। Yes, sir. तो रियल टाइम में भी फ्रेमवर्क्स में ग्रुपिंग्स ऐड करते हैं। अगर आपको एक सिंगल टेस्ट केस एग्जीक्यूट करना है, एक फर्स्ट तो ग्रुप एक मास्टर ग्रुप होता है, सेकंड रिग्रेशन स्मोक्स टाइप के ग्रुप्स क्रिएट करके रखते हैं। मास्टर ग्रुप में अगर एग्जीक्यूट करना है तो हर टेस्ट केस एग्जीक्यूट होगी। सेम जस्ट मैंने यहाँ पर एक ग्रुप्स दिया है, ग्रुप्स इज इक्वल्स टू साइनेट एंड मास्टर, जो भी है वैलिड ब्रोकन लिख के टेस्ट केस साइनेट। सेम अगर ये बेस क्लास होगा, बेस क्लास में हर एक टेस्ट केस हमें एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे हर एक ग्रुप के। तो यहाँ पर ग्रुपिंग कैसे ऐड करोगे? बेस क्लास जो है उसके बाद नेम्स क्या आएगा यहाँ पर, पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के बाद इसके अंदर हमें पास करने। तो बेस क्लास के टेस्ट केस जब हमें एग्जीक्यूट करने तो ऑल ग्रुप्स के लिए एग्जीक्यूट होने चाहिए टेस्ट केस बेस क्लास प्लस आफ्टर क्लास मेथड। Yes, sir. कौन सा भी ग्रुप होगा तो वहां पर हमें एग्जीक्यूट तो करने पड़ेगी स्टेप। Yes. यस, तो यहाँ पर अभी ऐड करना है तो नेम्स देते हैं यहाँ पर, पैरेंट करली ब्रैकेट में फर्स्ट वन एज अ नेम, साइनेट ऐड करते। सेकंड ऐड करना है तो यहाँ पर डबल कॉमा डबल कोट रिग्रेशन, और लास्ट वन इज नेम देते जस्ट एक मास्टर ग्रुप। ओके, एरर क्यों आ रहा है इसमें? ओके, तो यहाँ पर क्या है मिसिंग? ग्रुप्स मिसिंग है। ओके, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? ग्रुप्स। ओके, तो ग्रुप इज इक्वल्स टू साइनेटी रिग्रेशन एंड मास्टर। सेम हमें कहाँ पर पास करना पड़ेगा? आफ्टर क्लास के लिए। आफ्टर क्लास के लिए यहाँ पर बिफोर क्लास की जगह जस्ट आफ्टर क्लास। ओके, एट द रेट आफ्टर क्लास। तो ये आफ्टर क्लास में भी मैं तीनों भी ग्रुप्स नेम ऐड किए, साइनेटी रिग्रेशन एंड मास्टर। ओके, नेक्स्ट अब और एक टेस्ट केस लॉगिन की टेस्ट केस है। लॉगिन एज कौन से टाइप्स के हो सकती है? टेस्ट केस एज अ मास्टर ग्रुप की। इसमें अगर आपको ऐड करना है तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर टेस्ट केस को ग्रुप्स आएगा, ग्रुप्स के बाद नेम्स जो हो गए, यहाँ पर जो भी ग्रुप्स नेम ऐड करना है एज अ रिग्रेशन मास्टर, रिग्रेशन मास्टर, दोनों को कितने पे मिस लिमिट नहीं होगी उसके लिए मैं सेम नंबर ऑफ ग्रुप्स नेम्स आप क्रिएट करके ऐड कर सकते हो। रिग्रेशन एक देते, सेकंड इसके लिए दो देना है तो करली ब्रैकेट्स में ऐड करने पड़ेंगे वैल्यूज, फर्स्ट रिग्रेशन उसके बाद मास्टर। ओके, तो एक ग्रुप नेम्स हमने इस टेस्ट केस के लिए ऐड किया। सेम और एक क्रिएट करते हैं यहाँ पर सर्च टेस्ट जो है, सर्च टेस्ट के लिए यहाँ पे सर्च डेटा, और सर्च डेटा के बाद यहाँ पर ग्रुप्स। ओके, ग्रुप्स और मास्टर्स की जगह यहाँ पर साइनेट ऐड करते हैं। ओके, साइनेटी ग्रुप। तो इस तरह आप ऐड कर सकते हो हर एक टेस्ट केस क्रिएट करते टाइम्स। वी कैन गिव हियर डेटा प्रोवाइडर्स, अगर ऐड करना है तो डेटा प्रोवाइडर प्लस ग्रुप्स एज अ रिग्रेशन साइनेटी मास्टर। ओके, नेक्स्ट अब स्टेप क्या होगी? एग्जीक्यूशंस करना है तो हमें सेपरेट क्रिएट करते हैं इसके लिए एक XML फाइल। ओके, तो XML फाइल क्रिएट करना है तो राइट क्लिक ऑन द प्रोजेक्ट और इस हर एक जो भी टेस्ट केसेस हो गए इसमें। ओके, तो एक सिंपल XML फाइल क्रिएट करना है तो टेस्ट.ng, उसके बाद कन्वर्ट्स टू टेस्ट.ng यहाँ पर। ओके, और उसके बाद नेम देते हैं इसको टेस्ट.ng ग्रुपिंग। ओके, ग्रुपिंग XML, क्लिक ऑन फिनिश। तो यहाँ पर ग्रुपिंग जो भी टेस्ट एग्जीक्यूट करना है, मुझे सिंगल एक टेस्ट केस एग्जीक्यूट करना है, जो भी मास्टर रिलेटेड टेस्ट केस है वो एग्जीक्यूट करना है। तो हमें चेंजेस यहाँ पर क्या ऐड करना पड़ेगा? फर्स्ट जितने भी ग्रुप्स नेम होते हैं वो सब यहाँ पर ऐड किए होते हैं। जो भी एक सेपरेट XML फाइल होती है ग्रुपिंग के लिए, उस XML फाइल में सब मेंशन होता है, ग्रुपिंग नेम्स वो सब। तो यहाँ पर ग्रुपिंग फाइल क्रिएट करना है तो सिंपल फर्स्ट सूट नेम एज अ नेम देते हैं इसको मास्टर सूट नेम देते हैं, सूट नेम एज अ मास्टर सूट। ओके, सेम सेकंड स्टेप सूट के बाद अभी यहाँ पर आएगा ग्रुप्स, एक कीवर्ड्स है यहाँ पर ग्रुप्स। ग्रुप्स के अंदर अभी अगर रन करना कौन कौन से टेस्ट केसेस, तो इसके लिए नेम है यहाँ पे रन।
ओके, तो इसके अंदर इंक्लूड एक्सक्लूड करना है। फर्स्ट अभी जस्ट मुझे एक एग्जीक्यूशन करना है मास्टर ग्रुप का, तो यहाँ पर आ जाए इंक्लूड ऐड करके नेम इज इक्वल्स टू जो भी नेम्स वहां पर मेंशन किया मास्टर। सेम और कौन कौन से ग्रुप्स है वहां पर, मास्टर का एक है, साइनेटी का है और रिग्रेशंस का। तो यहाँ पर जस्ट ऐड करते जाए, एक्सक्लूड करना है तो यहाँ पर एक्सक्लूड और नेम एज अ कमिट, किसको कमेंट्स करते हैं डायरेक्ट इंक्लूड। तो यहाँ पर मास्टर, मास्टर के बाद रिग्रेशन और लास्ट में साइनेटी। ओके, मुझे सिर्फ एक फर्स्ट वाला एग्जीक्यूट करना है मास्टर रिलेटेड ग्रुप, तो यहाँ पर जस्ट एक कमेंट कर दो। ये कमेंट्स करने के बाद स्टेप, ओके, तो टेस्ट केस कौन से एग्जीक्यूट होगी, जितने भी अभी टोटल टेस्ट केसेस यहाँ पर जितने भी है उसमें से एग्जीक्यूशंस कितने हो गए टेस्ट केस का, जो भी मास्टर रिलेटेड टेस्ट केसेस है वो सब एग्जीक्यूट हो गए। ओके, रन एज अ टेस्ट एनजी और स्किपिंग सेटअप मेथड, ब्राउजर नेम इज रिक्वायर्ड बिफोर द क्लास। क्या है मिसिंग गाइस, क्या हो सकता है शो? ऑपरेटिंग सिस्टम ब्राउजर। किसी को समझ में आ रहा है एरर? पैरामीटर है। यस, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पैरामीटराइजेशंस करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि प्रीवियस जो भी एक्सएमएल फाइल्स है इसमें पैरामीटराइजेशंस किया है पास, नहीं तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रुपिंग एज अ ग्रुप्स के बाद नेम्स देते हैं, टेस्ट है, टेस्ट के बाद यहाँ पर क्लासेस से पहले पैरामीटर। ओके, रन एज अ इसको ऐड किया है। ओके, तो ये मास्टर में ग्रुप एज अ मास्टर जब एग्जीक्यूट करे तो ये भी टेस्ट केस एग्जीक्यूट होगी सेम। उसके बाद टेस्ट केस यहाँ पर मास्टर में लॉगिन के भी एग्जीक्यूट हो रहे टेस्ट केस। दूसरे कौन से इसमें ग्रुप नेम, एक तो एग्जीक्यूट्स नहीं होने चाहिए, दो ही एग्जीक्यूशंस हो गए यहाँ पर। ऑल टेस्ट केसेस एडेड है एक्सएमएल फाइल में, बट एग्जीक्यूशंस कौन से टेस्ट केस का हो रहा है, जो भी मास्टर ग्रुप रिलेटेड टेस्ट केसेस है। तो इस तरह भी एक सेपरेट फाइल होती है, सेम क्रॉस ब्राउजर के लिए एक एक्सएमएल फाइल होती है, क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग करना है तो जब एग्जीक्यूट करोगे तो दोनों भी ब्राउजर्स क्या हो गए यहाँ पर टेस्ट केस के लिए ओपन हो गए। फर्स्ट वन एंड फर्स्ट एक फायरफॉक्स, क्रोम एंड फायरफॉक्स। ओके, पैरेलल प्लस क्रॉस ब्राउजर, यहाँ पर एज पैरेलल इज इक्वल टू क्या दिया हमने, टेक्स्ट। के समझ में आ रहा है थोड़ा फर्क, फ्रेमवर्क कैसे इम्प्लीमेंट्स कर रहे हैं? यस ओके, तब तक स्टेप्स मैंने मेंशंस किए थे, स्टेप्स कहाँ पर है? ओके, तो फर्स्ट से देखते हैं एक बार। फर्स्ट क्या किया हमने, एक अकाउंट्स सिंपल माविन प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, उसमें 4 होल्डर्स थे। एसआरसी मेन इंपॉर्टेंट टेस्टिंग के लिए कौन से होते हैं, एसआरसी टेस्ट जावा एंड एसआरसी टेस्ट रिसोर्स। बाकी के फोल्डर्स डेवलपर्स के लिए यूज होते हैं, एसआरसी मेन एंड एसआरसी मेन रिसोर्सेस का। तो यहाँ पर फर्स्ट अकाउंट क्रिएशन के स्टेप्स क्रिएट किए थे, उसके लिए स्टेप्स मैंने मेंशन किया। उसके बाद लॉग्स ऐड करना है तो लॉग पुर्जे यूटिलिटीज कॉन्फ़िग फाइल्स क्रिएट किया। उसके बाद डिजायर्ड मींस क्रॉस ब्राउजर प्लस पैरेलल के लिए एक्सएमएल थ्रू प्लस वहां पर एज पास करना पड़ेगा पैरामीटर। ओके, तो अपडेट किया था, बेस क्लास को अपडेट किया और उसको पैरामीटराइजेशंस किया था। उसके बाद कॉन्फ़िग फाइल जो भी रीड डेटा है कॉन्फ़िग फाइल से हमें रीड करना है, उसके लिए 4 स्टेप्स में मेंशन किया है, क्लास क्रिएट किया है प्लस यूजर नेम पासवर्ड्स जो है वहां से पेस्ट करें। उसके बाद लॉगिन टेस्ट केस क्रिएट की थी, 6 सर्च टेस्ट केस। उसके बाद 7th वन कौन से है, डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क्स रिलेटेड एंड 8 नंबर्स के ब्रोकन लिंक। ओके, और लास्ट में अभी पॉइंट कौन सा था, ग्रुपिंग। ओके, यहाँ पर डिटेल में मैं मेंशन करूंगा कौन कौन से क्रिएट किए। और लास्ट अभी
के बाद का इम्पोर्टेंट है, मीन्स इसका प्रोग्राम्स को कोई नहीं पूछेगा, अभी तक रिपोर्ट्स हमने जनरेट नहीं किए, जो भी हम रियल टाइम में क्लाइंट को मैनेजर को शेयर करते हैं वो रिपोर्ट्स अभी तक हमने क्रिएट नहीं किए। तो उसके लिए एक्सटेंट रिपोर्ट यूटिलिटीज प्री डिफाइन वहां पर इंटर आईटीएस लिस्नर यूज करना पड़ेगा। तो उसके अंदर मेथड है, हमने यूज मीन्स उसका एक एग्जांपल्स देखा है हमने, जो स्टार्ट टेस्ट, टेस्ट फेल, टेस्ट पास के जो मेथड्स है, तो वो मेथड्स कॉल हो गया ऑटोमेटिकली बैक एंड में कि जब हम एग्जीक्यूशन स्टार्ट, उसके लिए थोड़ा प्रोग्राम लेंदी है उसका, बट कोई आपको इंटरव्यू में तो कोई नहीं पूछेगा फ्रेमवर्क में, बट कौन से रिपोर्ट यूज करते हो वो क्वेश्चंस पूछेगा, तो वहां पर आंसर आपको एक्सटेंट रिपोर्ट्स बताना है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हो। तो उससे पहले, और यहाँ तक किसी को कोई डाउट है सब या क्लियर है सभी कोई? सर वो फिर फेल टेस्ट के स्क्रीनशॉट कैसे ऐड होंगे सर, वो एक्सटेंड रिपोर्ट में होंगे क्या? यस, वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक्सप्लेन करूंगा। ओके। तो यहाँ पर अभी और बेस क्लास जो है, बेस क्लास में और एक स्क्रीनशॉट की हमें स्क्रीनशॉट का कोड राइट करना पड़ेगा फर्स्ट, और स्क्रीनशॉट का कोड हमें इंटीग्रेट कहाँ पर करना पड़ेगा, एक्सटेंड रिपोर्ट के यूटिलिटीज में। अभी तक हमने नहीं किया है वो, ओके। लास्ट स्टेप होगी प्रोग्राम्स की और एमएस डेटा ड्रिवन। उसके बाद में अगर आपको टेस्ट केसेस ऐड करने हैं तो वहां पर टेस्ट केस ऐड कर सकते हो। तो लास्ट में और एक बार एक्सप्लेन करूंगा स्टार्टिंग से, प्लस आपको थ्योरी क्या एक्सप्लेन करनी है सब यहाँ पर मैंने मेंशन किया। मींस डेफिनेशन एज अ हाइब्रिड फ्रेमवर्क देख रहे हैं, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल फ्रेमवर्क्स, मींस डेटा ड्रिवन, कीवर्ड ड्रिवन का जो कॉम्बिनेशन होता है, प्लस इट कंबाइंस द टेस्ट इंजन विद पेज ऑब्जेक्ट मॉडल्स एंड पेज फैक्ट्री, and use the data driven testing for exactly in the handling the test data। तो कंपोनेंट में से एक्सप्लेन भी करते टाइम ध्यान में रखो, फर्स्ट एज क्या क्या है, एक्सप्लेन द कोर कंपोनेंट्स ऑफ योर हाइब्रिड फ्रेमवर्क स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट वन पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, तो उसका यूज भी बता सकते हो, प्लस डेटा ड्रिवन टेस्टिंग कैसे परफॉर्म्स करते हो, वी यूज द एक्सटर्नल फाइल एज लाइक एक्सेल शीट और प्रॉपर्टी फाइल्स टू मैनेज द टेस्ट डेटा। ओके, दिस अलाउस टू रन द सेम टेस्ट विद मल्टीपल test data set। Okay, same example there, login test with valid and invalid credential to store in a Excel sheet। same जो क्या है यहाँ पर mentions है, same test engine integrations क्या है, test engine is the test executions engine we use, it define the test cases, parameterize test, grouping test and generate the details reports। तो अभी रिपोर्ट्स का जस्ट पेंडिंग है यहाँ पर, जनरल डिटेल्स रिपोर्ट्स में से एक्सटेंड रिपोर्ट्स हमें यूज करने। सेम नोटेशंस यूज किए, बिफोर क्लास, एट द टेस्ट एंड डेटा प्रोवाइडर, पैरेलल एग्जीक्यूशंस किया है, प्लस टेस्टिंग डॉट एक्सएमएल फाइल फॉर कॉन्फ़िगरेशन। सेम उसके बाद और एक ऐड किया था हमने लॉगिंग फॉर log4j यूज किया, वी यूज द log4j फॉर डिटेल्स लॉगिंग टू ट्रैक द टेस्ट एग्जीक्यूशंस, फेलियर्स एंड एप्लीकेशंस बिहेवियर। ओके, सेम यहाँ पर लेवल्स लाइक इन्फो, वार्निंग्स एंड एरर 3 टाइप्स के मेथड में मोस्टली हम यहाँ पर यूज करते हैं एज ए इन्फो टाइप्स के मेथड। ओके, सेम यूटिलिटी क्लासेस मींस यूटिलिटी क्लासेस हैंडल द रियूजेबिलिटी ऑफ functionality। Okay, reusable functionality, reading means for example reading the data from the Excel sheet, generating the random test data के लिए जो भी यूटिलिटीज मींस मेथड अभी बेस क्लास में, तो वहां पर कॉपी पेस्ट करके आप यूटिलिटी क्लास में भी ऐड कर सकते हो रैंडम स्ट्रिंग नंबर्स की। एंड टेकिंग स्क्रीनशॉट्स का भी कोड आएगा वहां पर, तो कोड हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा एक्सटेंड्स रिपोर्ट में। सेम क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग भी हम परफॉर्म कर रहे हैं, वी यूज सपोर्ट्स द मल्टीपल ब्राउजर लाइक फॉर क्रोम्स, Firefox and Edge, using parameters in the test engine, WebDriver manager for driver setup। Okay, और लास्ट में reportings, our framework generates the details report using the test engine log4j's logs। These reports help to identify the failures and debug issues। Okay, तो ये सब आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये सब ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर किसी ने डिटेल में पूछा है आपको कैसा फ्रेमवर्क से फ्रेमवर्क एक्सप्लेन करने को, तो ये सब आपको बाय स्टेप बताना है। और ऑप्शन आपके पास है, मींस अगर क्वेश्चंस पूछा है हैव यू क्रिएटेड एनी फ्रेमवर्क, तो यहाँ पर एज अ बिगनर्स के लिए जस्ट ऐड किया, मींस फ्रेशर्स हो गए कोई क्लास में तो उसके लिए भी यहाँ पर ऐड किया है। तो ये आप एक बार गो थ्रू कर लो। यहाँ पर एज अ फ्रेशर भी हो गए तो आई हैवंट हैड अ चांस टू क्रिएट द फ्रेमवर्क्स फ्रॉम स्क्रैच इट, हाउएवर आई हैव वर्क ऑन द एग्जिस्टिंग with frameworks that we have already in place and have a good understanding of how they work। Okay, now I have customize, maintain and enhance the existing frameworks to suit project requirement। तो यहाँ पर examples दिए, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल भी किस लिए यूज होता है, डेटा ड्रिवन, I configure the test suites in the test engine using the annotations like base class, before class, test class।
ये सब एज अ फ्रेशर्स के लिए, आप एज अ फ्रेशर तो नहीं जाओगे वहां पर। तो सेकंड ऑप्शन है इफ यू आर द एक्सपीरियंस टेस्टर्स, एज एक्सपीरियंस जाने वाले हो तो फर्स्ट ऑप्शन में आपके ऊपर डिपेंड है आप कैसे बताना है वहां पर। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है यस आई हैव क्रिएटेड अ फ्रेमवर्क, और सेकंड वन ऑप्शन यहाँ पर मेंशंस किया है नो बट आई हैव बीन इन्वॉल्व इन द। सेकंड ऑप्शन बेस्ट होगा आपके लिए, एज अ 1 ईयर्स 2 ईयर्स लगा रहे हो एक्सपीरियंस तो इन्वॉल्व ऐसे मेंशंस कर सकते हो। अगर 4-5 ईयर्स एक्सपीरियंस है, 5+ एक्सपीरियंस है किसी को एज ऑटोमेशन, तो आप क्रिएट भी कर सकते हो। मींस न्यू प्रोजेक्ट आ रहा है कौन सा स्मॉल स्केल स्मॉल टाइप का प्रोजेक्ट है और पीओसी है, तो वहां पर आपको स्क्रैच से फ्रेमवर्क डेवलप करना पड़ेगा। तो दोनों में से कौन सा भी जो आपको इजी लग रहा है वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो एक ही क्वेश्चन होता है एक्सप्लेन योर फ्रेमवर्क, तो ये स्टेप्स आपको सब एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग में बाकी के जावा के सेलेनियम्स के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे। तो अभी यहाँ पर क्या है पेंडिंग हमारे फ्रेमवर्क्स में, एक्सटेंड रिपोर्ट्स की यूटिलिटीज है, उसके बाद स्टार्ट करना है हमें गिटहब और एग्जीक्यूशन जेंकिंस का एग्जीक्यूशन। तो नेक्स्ट लेक्चर में मंडे को एक्सटेंड रिपोर्ट्स का भी हो जाएगा और इंस्टॉलेशंस बताऊंगा मैं गिट और गिटहब का कैसे करना है इंस्टॉलेशन लैपटॉप में, क्योंकि उसके ऊपर में एज ऑटोमेशन टेस्टर जा रहे हो तो आपको गिटहब के कमांड्स पूछेंगे इंटरव्यू में। ओके, सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, सेम प्रोजेक्ट हमें पुश करना पड़ता है गिटहब के ऊपर। ओके, और वहां से एग्जीक्यूशन भी कर सकते हो। जेंकिंस पाइपलाइन डिपेंड रहता है कंपनी के ऊपर, लूपर्स भी है अभी कंपनी में बहुत सारी, तो वहां पर आपको उसके एक्सेस मिलते हैं। गिटहब में गिटहब का एक्सेस मिलेगा, कंपनी आपको जाके अकाउंट्स क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती। ओके, तो गिटहब का अकाउंट्स मिलेगा प्लस जेंकिंस से अकाउंट्स प्लस उसका यूआरएल्स रहता है, यूआरएल सब प्रोवाइड करेंगे। तो लास्ट में मैं बताऊंगा एंड टू एंड हमारे लाइफ साइकिल कैसे होती है एज ऑटोमेशन टेस्टर, क्या क्या वर्क होता है, प्लस हमारा एक बार स्टोरी असाइन करने के बाद आपके स्टेप्स क्या होगी स्टेप बाय स्टेप टिल पीआर मर्ज तक। मींस पीआर मर्ज में लास्ट की स्टेप होगी आपके, पीआर मर्ज करने के बाद जस्ट ट्रिगर करनी पड़ती है पाइपलाइन एक बार। ओके, मैं स्टार्टिंग डेवलपमेंट यूजर स्टोरी से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, कौन से टेस्ट केसेस है वो जीरा होने के बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। जीरा आई थिंक आपका मंडे से स्टार्ट होगा, 1 वीक लगेगा उसके लिए। तो नेक्स्ट वीक में देखते ट्राई करते फ्राइडे तक फ्रेमवर्क रिलेटेड सब कवर करने का। उसके बाद आपके जो भी डाउट्स होंगे क्वेश्चन आंसर गो थ्रू करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 बाय 1 क्वेश्चन गो थ्रू करेंगे सब, मींस आंसर कैसे बताना है हर एक क्वेश्चंस का। तो मैं भी आज कितने तारीख 24 है, ओके 3rd या 4th को कंप्लीट हो जाएगा ऑटोमेशंस का, प्लस आपका फ्रेमवर्क में सेकंड प्रोजेक्ट भी स्टार्ट होगा नेक्स्ट वीक। ओके, किसी को कोई डाउट्स है यहाँ तक? सर एक कंपनीज पोस्टिंग जो डालती है उसमें देखा था कि कुकुम्बर का भी डाला रहता है टेस्ट इंजन के साथ साथ, तो ऑप्शनल रहता है क्या वो? वो भी चाहिए रहता है फिर? अब कुकुम्बर का ना एक बार गो थ्रू कर लो सिर्फ आपके पास अगर नेक्स्ट नोट्स टेस्ट एनजी मेरे पास उसका कंपैरिजंस का एक फाइल है, ये मैं शेयर करता हूँ कुकुम्बर टेस्ट इंजन क्वेश्चन के, इसमें कंपैरिजंस है कि एक फाइल है, गो थ्रू कर लो सब कि मैं टेस्ट इंजन कुकुम्बर का अगर पूछा है तो वहां पर फ्रेमवर्क होता है बिल्ट इन एज हमारा को हमने कौन सा देखा है टेस्ट इंजन देखा है कि कुकुम्बर भी एक है, तो उसमें जैसे क्लासेस होते हैं यहाँ पर कि तो वहां पर फीचर फाइल होती है बीडीडी कुकुम्बर बिहेवियरल डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क। तो ये फीचर कंपैरिजन है व्हाट आर द मेन फाइल कंपोनेंट्स ऑफ द ऑटोमेशन फ्रेमवर्क बिल्ड फॉर सेलेनियम। तो जितने भी 25 क्वेश्चन है आई थिंक इसमें, तो गो थ्रू कर लो, ये भी फाइल अपलोड करूंगा वहाँ ग्रुप के ऊपर, सॉरी ड्राइव के ऊपर। तो ये सेम क्वेश्चन है यहाँ पर, जैसे टेस्ट इंजन XML फाइल होती है वहां पर फीचर रनर फाइल एक होती है, स्टेप डेफिनेशंस एंड फीचर फाइल्स होती है। ओके, सेम और क्वेश्चंस क्या है यहाँ पर, जैसे अभी मल्टीपल सेट ऑफ डेटा अगर पास करना है कि पूरा डिफरेंट फ्रेमवर्क है, मोस्टली बीडीडी कुकुम्बर फ्रेमवर्क एपीआई ऑटोमेशंस के लिए यूज करते हैं। ओके, मैं से यहाँ पर जैसे मल्टीपल ऑफ सेट टेस्ट डेटा आपको पास करना है तो यूज क्या कर रहे हैं हम, डेटा प्रोवाइडर एनोटेशन यूज कर रहे हैं। बट बीडीडी कुकुम्बर फ्रेमवर्क जब आएगा तो वहां पर सिनेरियो और सिनेरियो आउटलाइन मेंशंस करना पड़ता है, तो इसके ऊपर सिंपल क्वेश्चंस पूछते हैं। बीडीडी में व्हाट इज मीन बाय सिनेरियो, व्हाट इज मीन बाय सिनेरियो आउटलाइंस, हाउ टू पास द मल्टीपल सेट ऑफ डेटा। तो उस टाइम हमें सिनेरियो आउटलाइन क्रिएट करना पड़ता है और एज एग्जांपल्स हमें सेट ऑफ डेटा पास करना पड़ता है। तो यहाँ पर एग्जांपल यूजर ने पासवर्ड डेटा पास किया, सेम बैकग्राउंड फाइल्स क्या होती है, प्लस टेस्ट रनर फाइल क्या होती है, ये उस टाइप के आपको थ्योरी क्वेश्चंस पूछेंगे इसके ऊपर भी। अगर आपने मेंशंस किया होगा और 1-2 वीडियो देखे होंगे तो इजीली आप बता पाओगे, प्लस ये
फाइल शेयर करूंगा मैं, तो एक बार गो थ्रू कर लो। ओके, रेगुलर एक्सप्रेशन, सेलेक्टेड क्लास में से यहाँ पर भी आप एज एनोटेशन जैसे हम ऐड किए थे, ग्रुपिंग्स, ग्रुप्स का भी जस्ट अब प्रोग्राम देखा था हमने, ग्रुप्स रन है और इंक्लूड नेम इज इक्वल्स टू साइनेटिव, बट सेम वहां पर ऐड करते फीचर, जो नेम होता है फीचर्स सिनेरियो के ऊपर जस्ट एज रिग्रेशन जब ऐड करोगे तो वहां पर टेस्ट केस में सिर्फ रिग्रेशन रिलेटेड टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट होगी, दूसरे कौन से भी टेस्ट केस वहां पर एग्जीक्यूट नहीं होगी। बेस्ट ऑप्शन है मीन्स आपके पास ऐड करो वहां पर नॉलेज अबाउट बीडीडी कुकुम्बर फ्रेमवर्क, बट रियल टाइम में जब इंटरव्यू पर क्वेश्चंस पूछेगा तो कौन सा फ्रेमवर्क के ऊपर क्या है, तो डेटा हाइब्रिड्स या डेटा ड्रिवन कौन सा भी एक बता सकते हो वहां पर। ओके, अब सेम टाइप में दिखाता हूँ डेटा। तो ये जो भी क्लासेस में फाइल्स है, जो वहां पर फीचर फाइल्स होते हैं, अभी हमने कौन सी क्रिएट किए थे, वो क्लास फाइल्स होती है। ओके, तो ये अभी सिंपल प्रोजेक्ट में डेटा ड्रिवन एप्लीकेशन कैप्चर का है। ओके, मींस डेटा ड्रिवन थ्रू है, लॉगिन पेज, पार्टी, फाइनेंशियल, फंडिंग, तो ये क्लासेस है। ओके, डेटा ड्रिवन थ्रू गया, प्लस सेम अगर आपको ये टेस्ट केस एज रिग्रेशन और यहाँ पर टेस्ट केस आरबी प्लस रिग्रेशन से सिनेरियो आउटलाइन जैसे आप पास करते हो, और यहाँ पर आप में से यूजर डिफाइन नेम होते हैं। अगर मुझे मेरा नेम डाल के एंटर करना है तो यहाँ पर जस्ट एक कंट्री थे, ओके, एज अ नेम्स, एज अ जस्ट नेम रंजित नेम की टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट हो गए सब, तो वहां पर मैं टेस्ट पास करूंगा रन कॉन्फ़िगरेशन में एज अ रंजित नेम पास किया तो रंजित रिलेटेड जितने भी टेस्ट केसेस हो गए वो सब एग्जीक्यूट हो गए। ओके, तो इस तरह डेटा ड्रिवन और बीडीडी कुकुम्बर, बीडीडी ये क्या है, इसके स्टेप डेफिनेशंस फाइल होती है। ओके, तो जो भी फीचर फाइल होती है हर एक की स्टेप डेफिनेशंस फाइल भी होती है। ओके, सेम यहाँ पर भी रिग्रेशन रिलेटेड सूट है, तो पेमेंट्स रिलेटेड बैंकिंग का प्रोजेक्ट था ये, मोस्टली बीडीडी एज अ एपीआई के लिए ज्यादा यूज होता है, एपीआई ऑटोमेशन के लिए, और उसके लिए बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स कंपनी में। एपीआई ऑटोमेशन अगर सीखोगे आप तो इजीली आपको जॉब मिलेगा, कितना इंपॉर्टेंट है। हर एक एप्लीकेशन के अब एपीआई टेस्टिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं कंपनी में। ओके, तो उसके लिए रिसोर्सेस एज अ प्योर एपीआई ऑटोमेशन टेस्टर्स कम है मार्केट में। अगर आपको नॉलेज होगा एज अ मेंशन कर दो वहां पर, क्योंकि केटी तो मिलेगी आपको जाने के बाद भी वहां पर, और अंडरस्टैंडिंग में 15-20 डेज आपको केटी मिलेगी उसके बाद आपको वर्क स्टार्ट करना पड़ता है। कि अगर मिल गया किसी अच्छी कंपनी में आपको बीडीडी के ऊपर एपीआई ऑटोमेशन के ऊपर, तो बाद में इन फ्यूचर भी आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। हर एक कंपनी अभी सर्च करते टाइम में मींस हायर करते टाइम फुल स्टैक की हुए और एस्टेट की हुए सर्च मींस हायर कर रही है। एस्टेट में आपको सब आना चाहिए, मैनुअल टेस्टिंग थोड़ा कम होता है उसमें, मैनुअल टेस्टिंग ज्यादा नहीं उसके ऊपर फोकस देता। मोबाइल ऑटोमेशन आना चाहिए, यूआई ऑटोमेशन, एपीआई ऑटोमेशन, डेटाबेस ऑटोमेशन, प्लस हर एक फ्रेमवर्क्स भी पता होना चाहिए, प्लस लैंग्वेज अलग डिफरेंट लैंग्वेज भी अगर कौन से होगी। इवन लास्ट टाइम मैंने तीनों भी लैंग्वेजेस के पाइथन, जावास्क्रिप्ट एंड जावा, डिपेंड्स रहता है प्रोजेक्ट के ऊपर। एक स्मॉल प्रोजेक्ट था सेलर अकाउंट, तो वहां पर रिक्वायरमेंट थी जस्ट पैरेलल वर्क करना था, तो वहां पे जावास्क्रिप्ट विद प्लेराइट्स था। मेरा प्रोजेक्ट तो जावास्क्रिप्ट जावा विद सेलेनियम प्लस रेस्ट एश्योर्ड था, बट रिक्वायरमेंट जैसी आएगी वहां पर आपको हायर करेंगे। कंपनी में भी चेंजेस होते रहते हैं, एक प्रोजेक्ट के बाद दूसरा प्रोजेक्ट भी चालू होता है वहां पर, प्लस पैरेलल वर्क भी करना पड़ता है। एज स्टेट आप वर्क करे तो कौन से भी प्रोजेक्ट के ऊपर आपको असाइन करेंगे और वहां पर आपको स्क्रैच से डेवलप करके देना पड़ेगा फ्रेमवर्क। तो उस टाइम भी देते हैं आपको, ऐसा नहीं कि फर्स्ट डे को ही वो एक्सपेक्ट करेंगे कि आपसे आएगा। तो स्टार्टिंग में टाइम देंगे लर्न करने के लिए, न्यू अगर कुछ होगा तो उसके बाद आप, एक तो चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी के ऊपर सब मिलता है, आपके पास सिर्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए थोड़ा बार। एक भी प्रोग्राम्स आपको अभी राइट करने की जरूरत नहीं पड़ती कंपनी में, एक कौन सा भी एंटर करो वहां पर प्रोजेक्ट इस प्रोग्राम्स, वहां पर आपको पूरे डिटेल्स में वहां पर कमेंट्स ऐड करके भी आपको प्रोग्राम्स मिलेंगे, वहां से आपको कॉपी करना है, पेस्ट करना है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर को देखते हैं एक्सटेंड रिपोर्ट, और उसके बाद गिटहब स्टार्ट करेंगे। ओके सर। किसी को कोई डाउट है? सर ओके, मॉक भी नहीं है, एक बार गो थ्रू कर लो स्टार्टिंग से, आपके पास टाइम है अभी, जावा से स्टार्ट करो, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और जो भी डाउट्स आ रहे हैं अभी निकाल के रखो नोटबुक के ऊपर, क्लास में
लास्ट में हम लेंगे जितने भी आपके डाउट्स होंगे, प्लस एक वन क्वेश्चन हम गो थ्रू करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑटोमेशन टेस्टिंग रिलेटेड। ओके, वी विल स्टॉप हियर गाइस, हैप्पी वीकेंड। Thank you, sir.